दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट जी की बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जिसका कि हिंदी ट्रांसलेशन किया है कानन झिंगन जी ने। बुक का नाम है कुमाऊं के नरभक्षी और इसे पब्लिश किया है साहित्यिका इंडियन पब्लिकेशंस दिल्ली 6 ने। हमारी अगली कहानी है चौगढ़ के नरभक्षी यानी कि चौगढ़ टाइगर्स। मेरे सामने की दीवार पर पूर्वी कुमाऊं का नक्शा टंगा है। उस पर बहुत सारे कांटों के निशान बने हैं। प्रत्येक निशान के नीचे तिथि लिखी है। इन कांटों का अभिप्राय है क्षेत्र। तिथि इंगित करती है चौगढ़ में नरभक्षियों के शिकार बने मनुष्यों की आधिकारिक रूप से लिपिबद्ध संख्या। नक्शे में 64 कांटे हैं। मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि यह संख्या सही है, क्योंकि यह नक्शा 2 वर्ष तक मैंने ही बनाया था। इस दौरान जितनी मौतें हुई मुझ तक उनकी खबर नहीं पहुंचाई गई। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों पर आक्रमण हुआ और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हुई, उनके लिए कांटा और तिथि अंकित नहीं की गई। पहला कांटा 15 दिसंबर 1925 का है और अंतिम 21 मार्च 1930 के लिए है। उत्तर से दक्षिण तक का फासला, जहां सबसे अधिक कांटे लगे हैं, 50 मील है और पूर्व से पश्चिम के बीच का फासला 30 मील। 1500 वर्ग फल तक का क्षेत्र सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है। गर्मियों में घाटी झुलसाने वाली गर्मी से तपती है। इसी क्षेत्र में चौगढ़ के बाघ ने आतंक का राज्य स्थापित किया हुआ था। यहाँ कई गांव हैं, किसी की आबादी 100 है या थोड़ी ऊपर, कहीं कुछ परिवारों की ही बसावट है। कई पगडंडियां हैं जो अनेक गांवों को जोड़ती हैं। इन रास्तों में से कुछ घने जंगलों से गुजरते हैं। जब कभी नरभक्षी उन स्थानों को खतरनाक बना देते हैं तो सभी ग्राम निवासियों को चेतावनी देने के लिए किसी ऊंची पहाड़ी पर या छत पर जाकर कू की आवाज़ करते हैं। जब दूसरे गांव के लोग भी वैसे ही आवाज़ में उत्तर देते हैं तो समाचार चिल्लाकर दे दिया जाता है। इस प्रकार एक गांव से दूसरे फिर तीसरे गांव तक बहुत कम समय में बाघ की उपस्थिति की चेतावनी प्रसारित हो जाती है। फरवरी 1929 में जिला कमेटी की सभा आयोजित हुई। बाघ को मारने का जिम्मा मुझ पर आ गया। उस समय वहां कुमाऊं में 3 बाघ थे। चौगढ़ वाले बाघ ने सबसे ज़्यादा मनुष्यों को मार दिया था, तो मैंने सबसे पहले उसी की खोज का निर्णय किया था। सरकार के दिए उस नक्शे में तिथियों और कांटों के आधार पर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि काला अगर थार की पर्वत श्रेणी के उत्तर और पूर्व में ये नरभक्षी सबसे अधिक सक्रिय है। ये पर्वत श्रेणी लंबाई में लगभग 40 मील और ऊंचाई में 8,500 फीट है। शिखर घने वृक्षों से घिरा है। जंगल में एक सड़क पर्वतों के उत्तर की ओर जाती है। कुछ स्थानों पर घने जंगल में यह सड़क मीलों तक जाती है। ये जंगल शाहबलूत के पेड़ों और सदाबहार झाड़ियों से भरा हुआ है। लंबी सड़क वन और खेतों के बीच विभाजक रेखा भी बन जाती है। एक जगह जाकर सड़क घुमावदार हो जाती है। इसी घुमाव में काला अगर बंगला बना हुआ है। यही बंगला मेरा लक्ष्य था। 4 दिन चलने के बाद एक 400 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर अप्रैल 1927 की एक शाम मैं बंगले पर पहुंच गया। इस क्षेत्र में बाघ का अंतिम शिकार 22 वर्ष का एक लड़का था। वो अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल में आया था। मैं सुबह का नाश्ता कर रहा था। उस युवक की दादी मुझसे मिलने आई। युवक की दादी ने मुझे बताया कि नरभक्षी ने बिना किसी कारण संसार में उसके एकमात्र संबंधी को मार डाला। अपने पोते का जन्म से लेकर पूरा इतिहास बताकर उसके गुणों का बखान करने के बाद उस स्त्री ने अपनी 3 दुधारू भैंसों को मुझे देने की बहुत जिद की। उसका कहना था बाघ को मारने के लिए यदि उसकी भैंसों को प्रलोभन के रूप में रखा जाएगा तो उसे लगेगा कि पोते की मृत्यु का कुछ तो प्रतिशोध हो पाया। मैं नैनीताल से 4 युवा बैल साथ लेकर आया था। ये 3 वयस्क पशु मेरे काम के नहीं थे, परंतु मना करना उस वृद्धा का अपमान होता। इसलिए मैंने उसको धन्यवाद दिया और आश्वस्त किया कि इन बैलों के बाद मैं भैंसों को प्रलोभन सामग्री के रूप में अवश्य प्रयोग में लाऊंगा। नज़दीक के गांवों के मुखिया बंगले पर एकत्र थे। उनसे यह सूचना मिली कि 10 दिन पहले 20 मील दूर एक गांव में बाघ देखा गया था। पर्वत श्रेणी की पूर्वी ढलान में उसने एक युगल को मारकर खा लिया था। 10 दिन पुरानी पैरों की छाप के पीछे चलना व्यर्थ था। एक मुखिया से लंबे विचार विमर्श के बाद पर्वतों के पूर्व की ओर बसे डलकनिया की ओर जाने का इरादा किया। डलकनिया
कालाअगढ़ से 10 मील दूर था। लगभग इतनी ही दूरी पर वो गांव था जहां के दंपत्ति की हत्या बाघ ने की थी। नक्शे पर लगाए गए निशानों के हिसाब से ऐसा लगा कि डलकनिया और उसके आसपास के गांवों के पास ही बाघ का बसेरा है। अगली सुबह नाश्ते के बाद मैंने कालाअगढ़ छोड़ दिया और जंगल की सड़क पर चल पड़ा। मुझे बताया गया था कि ये सड़क मुझे पर्वत श्रेणी के अंत तक ले जाएगी और वहां से सड़क छोड़कर मुझे डलकनिया से 2 मील नीचे जाना होगा। ये सड़क मुझे घने जंगल तक ले जाएगी। यहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम था। मैं इस जगह दोपहर 2 बजे तक पहुंचा था। वहाँ मैं कई लोगों से मिला। ये सब डलकनिया के निवासी थे। मेरे आने के उद्देश्य की खबर कू की जो आवाज़ निकालते थे उस तरीके से पहुंची थी। वो मुझे बताने आए थे कि उसी दिन सुबह बाघ ने खेतों में फसल काटने आई स्त्रियों पर आक्रमण किया था। ये गांव डलकनिया के उत्तर की ओर 10 मील दूर था। मेरा सामान उठाने वाले आदमी 8 मील चल चुके थे, फिर भी वो आगे जाने के लिए तैयार थे। परंतु जब गांव वालों ने बताया कि वो गांव यहाँ से 10 मील की दूरी पर है और रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ और घने जंगल से होकर जाता है, तो मैंने इन आदमियों को गांव वालों के साथ डलकनिया भेज दिया। मैंने अकेले ही मृत स्त्रियों के परिवार से मिलने का निश्चय किया। मेरा सेवक तुरंत मेरे लिए भोजन बनाने में जुट गया। 3 बजे तक पेट भर भोजन करके मैं 10 मील के मार्ग पर निकल पड़ा। अनुकूल परिस्थितियों में 10 मील का रास्ता 2.5 घंटे में तय हो जाता है, परंतु यहाँ का रास्ता अनुकूल के बिल्कुल विपरीत था, यानी कि प्रतिकूल था। पहाड़ी के पूर्व से निकलने वाला रास्ता गहरी सकरी घाटियों और दर्रों से अंदर बाहर निकलते हुए बड़ी बड़ी शिलाओं, कटीली झाड़ियों और पेड़ों से घिरा था। इसके अतिरिक्त हर बाधा के बीच अचानक मृत्यु की संभावना एक भूखे नरभक्षी के रूप में छिपी हुई हो तो आगे बढ़ना गति को धीमा कर देने वाला था। मैं अब भी अपने लक्ष्य से कई मील दूर था। ढलते दिन ने मुझे चेतावनी दी कि रुकना आवश्यक होगा। किसी और क्षेत्र में सूखे पत्तों के बिस्तर और ऊपर चमकते सितारों के नीचे सोना आरामदायक होता, परंतु यहाँ जमीन पर सोना मृत्यु को आमंत्रण देना था। किसी पेड़ पर चढ़कर सोने के लिए तैयार होने का मुझे लंबा अनुभव था। मेरे लिए बहुत सरल बात थी। इस बार मैंने एक शाह बलूत का पेड़ चुना। मैंने राइफल एक शाखा से बांध दी। मुझे सोते हुए कुछ घंटे बीते होंगे। पेड़ के नीचे कुछ पशुओं की सरसराहट की आवाज़ ने मुझे जगा दिया। आवाज़ आती रही। मुझे पेड़ की छाल पर पंजों के घिसने की आवाज़ आने लगी। तब मैंने समझा कि काफल के पेड़ों पर रीछ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने दिन में छोटे छोटे पौधों को देखा था। ये 6000 फुट की ऊंचाई पर उगते हैं। रीछ इस पेड़ पर लगी छोटी छोटी लाल बेर जैसी रसीली रसभरी खाते हैं। खाते खाते वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भिड़ते हैं और वो तब तक लड़ते हैं जब तक उनका पेट नहीं भर जाता। इस फल को मनुष्य भी उतने ही स्वाद से खाते हैं। सूर्य को उदित हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे जब मैं उस गांव तक पहुंचा। जंगल से घिरा हुआ गांव 5 एकड़ का था। निवासियों के नाम पर 2 झोपड़ियां और एक पशुशाला थी। यहाँ रहने वाले छोटे से समूह में आतंक छाया हुआ था। मुझे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न था। झोपड़ियों से थोड़ी सी दूर गेहूं का खेत था। वहीं बाघ बैठा हुआ था। 3 स्त्रियों पर झपटने वाला था कि समय पर उस पर नजर पड़ गई। जिस आदमी ने शोर मचाकर सबको सावधान किया था उसने बताया कि बाघ जंगल की ओर चला गया था। वहां उसे एक और बाघ मिल गया और दोनों पहाड़ी से होते हुए घाटी में उतर गए। 2 झोपड़ियों में रहने वाले सारी रात सो नहीं पाए। दोनों बाघ अपने शिकार से वंचित होकर रात भर गर्जना करते रहे। मेरे आने से थोड़ी दूर पहले ही वो चुप हुए थे। 2 बाघों की बात मुझे पहले भी बताई गई थी। हमारे पहाड़ी लोग आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। जब उन्हें पता चला कि मैंने जंगल में रात गुजारी है और मेरे साथ के लोग डलकनिया में हैं, तो वो मेरे लिए खाना बनाने में लग गए। मुझे पता था कि उनके पास खाने का सामान मेरे लिए भोजन बनाने में ही चुक जाएगा, इसलिए मैंने एक प्याला चाय ही मांगी। चाय की पत्ती भी वहाँ पर नहीं थी। उन्होंने ताज़े दूध में गुड़ डालकर मुझे पिलाया। इस पेय का स्वाद रास आने पर बहुत भा जाता है। मेजबानों को कहने पर मैं उनकी निगरानी करने के लिए रुक गया और उनकी फसल की कटाई करवा दी। दोपहर को उन सबकी शुभकामनाएं लेकर मैं उस दिशा में चल दिया जिधर से रात भर बाघों की गर्जना सुनाई देती रही थी। घाटी लद्या, नंदौर और पूर्वी गोला इन 3 नदियों के विभाजन स्थल से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम की ओर 20 मील तक घने जंगल तक फैली है। पगडंडी पर चलना बहुत कठिन था। बाघों को देख पाने की अंतिम आशा थी कि मैं किसी तरह अपनी ओर उन्हें आकर्षित कर सकूं, या फिर जंगल के निवासियों से कहा जाए कि वे छिपकर बाघों का पीछा करें।
जो लोग नरभक्षियों का शिकार पैदल चलकर करना चाहते हैं उनके लिए जानकारी दिलचस्प होगी कि जंगल के पशु पक्षियों और आकाश के चारों पवनों की इस प्रकार के शिकार के खेल में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त उन जंगल निवासियों का नाम लेना चाहे प्रासंगिक ना हो, परंतु शिकार के खिलाड़ी इन लोगों को खतरे की चेतावनी देने वाली आवाज़ों पर बहुत निर्भर करते हैं। पवन किसी भी ऊंचाई पर सदा प्रभावित करने वाला तत्व है। यहाँ पैदल चलकर शिकार करने वाले खिलाड़ियों के लिए हवा के बारे में कुछ शब्द कहना असंगत ना होगा। बाघ ये नहीं जानता कि मनुष्य को गंध का ज्ञान नहीं होता। जब वो नरभक्षी हो जाता है तो वो मनुष्य और जंगली पशुओं के साथ समान व्यवहार करता है। अपने शिकार को पाने के लिए वो हवा के विरुद्ध चलता है या फिर उसकी प्रतीक्षा में हवा के रुख की ओर लेटा रहता है। इस बात की महत्वता तब समझ में आती है जब शिकारी बाघ को देखना चाहता है। तब इस बात की पूरी संभावना है कि बाघ भी शिकारी की प्रतीक्षा में कहीं छिप कर लेटा हुआ हो। इस मुकाबले में बाघ की ऊंचाई, रंग और बिना आवाज किए हिलने डुलने की क्षमता मनुष्य को कमजोर कर देती है। ऐसी परिस्थिति में पवन तत्व शिकारी के अनुकूल काम करता है। हत्या के सभी मामलों में, चाहे वो छुपकर हों या चुपचाप किए गए हों, हमला हमेशा पीछे से किया जाता है। ये जान लेने के बाद किसी भी शिकारी के लिए घने जंगल में जाना आत्मघाती सिद्ध होगा। यद्यपि वो जानता है कि बाघ निश्चित रूप से जंगल में है, फिर भी जब तक कि वायु की लहरों का विज्ञान नहीं समझेगा तब तक वो सफल नहीं होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी शिकारी को जमीन की प्रगति के कारण वायु की दिशा में आगे बढ़ना हो तो खतरा उसके पीछे होगा। ऐसी स्थिति में वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, जबकि वो बार बार हवा के रुख के साथ अपनी स्थिति बदलता रहेगा तो खतरे को वो दाएं बाएं टाल सकेगा। छपे हुए शब्दों में ये योजना बहुत आकर्षक ना भी लगे, लेकिन जब इसको लागू किया जाता है तो ये काम करती है। जब घने जंगल में कोई भूखा नरभक्षी मांस की तलाश में छुपा बैठा हो, उस समय हवा के विरुद्ध वापस मुड़ जाने से बेहतर और सुरक्षित उपाय मुझे नहीं सूझता। संध्या तक मैं घाटी के ऊपरी छोर तक पहुंच गया था। अब तक ना तो मैं बाघों को देख पाया था, ना ही उनकी उपस्थिति का संकेत किसी पक्षी या पशु से मिला था। वादी के उत्तर की ओर दूर दूर तक जहां तक नजर जाती थी, एक पशुशाला के अलावा रिहायश का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता था। मैंने बड़ी सावधानी से दूसरी रात बिताने के लिए एक वृक्ष का चयन किया। उससे लाभ यह हुआ कि मुझे रात भर अच्छी नींद आ गई। अभी अंधेरा ही था जब बाघ की गर्जना सुनाई दी। कुछ मिनट बाद दोनाली बंदूक से निकली गोलियों की आवाजें वादी में गूंजने लगी। उसके बाद पशु चराने वाले लोगों का शोर हुआ, फिर शांति हो गई। दूसरे दिन की दोपहर तक मैंने वादी का एक एक हिस्सा छान मारा। डलकनिया में अपने साथियों के पास जाने के लिए मैं घास से भरी एक ढलान पर उतरने लगा। तभी मुझे एक लंबी कू की आवाज़ पशुशाला की ओर से सुनाई दी। यह आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैंने भी उसी प्रकार से उत्तर दिया। मेरा प्रत्युत्तर सुनकर एक आदमी बाहर को निकली एक शिला पर चढ़कर खड़ा दिखाई दिया। उसने चीख कर कहा, क्या आप नैनीताल से आए हैं बाघ को शूट करने के लिए? मेरे हाँ कहने पर उसने बताया कि वादी के उस ओर दोपहर के समय पशुओं में भगदड़ मच गई। जब उसने पशुओं की गिनती की तो पता चला एक सफेद गाय लापता है। उसको संदेह था कि जिन बाघों की गर्जना उसने पिछली रात सुनी थी वही गाय को मार कर ले गए हैं। उसको धन्यवाद देकर मैं उसकी बताई हुई पश्चिम दिशा में तंग पहाड़ियों की ओर चल पड़ा। दर्रे के किनारे किनारे थोड़ी दूर पहुंचकर भगदड़ वाला स्थान मुझे दिख गया। पगडंडी पर चलते चलते बड़ी सुगमता से मैं वहां पहुंचा जहां गाय को मारा गया था। गाय को फिर वो दोनों बाघ पहाड़ पर से नीचे सकरी पहाड़ी पर ले गए। वहां से जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए घाटी में कुछ दूर तक उतरकर बहुत बड़ा चक्कर काटकर मैं सकरी पहाड़ी पर पहुंचा जहां मारी गई गाय का होना निश्चित था। वो स्थान शिकार को छिपाने के लिए आदर्श था। मैं एक एक कदम उठाता हुआ छाया की भांति बारीक पत्तों वाली सेवार पर से रास्ता बनाकर निकलता गया। वो पौधा मेरी कमर तक आ रहा था। जब मैं 30 गज आगे गया तो मुझे कुछ हरकत दिखाई दी। अचानक एक सफ़ेद टांग हवा में उछली। दूसरे ही पल एक गर्जना सुनाई दी। शायद पशु के मांस का बड़ा निवाला खाने पर दोनों में झगड़ा हो रहा था। कई मिनट तक मैं चुपचाप खड़ा रहा। बाघों की गर्जना दोबारा नहीं हुई। 30 गज आगे जाना उचित नहीं था। मैं कदाचित एक बाघ को मार भी दूं तो दूसरा बाघ मुझ पर कूद पड़ेगा और जहां मैं खड़ा था वहां मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा। मेरी बाईं ओर से 20 गज आगे एक शिला बाहर की ओर निकली हुई थी। ये 15 फुट ऊंची थी। यदि मैं किसी प्रकार अपने आप को छिपाकर वहां तक पहुंच जाऊं तो मुझे गोली चलाने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता था। मैं अपने घुटनों
और हाथों के बल पर झुककर रेंगता हुआ, राइफल को आगे धकेलता हुआ, फर्न पर से खिसकता हुआ शिलाओं पर चला गया। एक पल रुककर मैंने सांस लिया। राइफल में गोली भरी हुई है, यह निश्चित करके मैं शिला पर चढ़ गया। जब मेरी आंखें शिला के बराबर हुईं तो मैंने बाघों को देख लिया। एक बाघ गाय का पिछला हिस्सा खा रहा था, दूसरा लेटकर अपने पंजे चाट रहा था। दोनों के शरीर एक जैसे भारी थे, पर एक का रंग उम्र के कारण फीका पड़ गया था। मैंने अनुमान लगाया कि वो बूढ़ा नरबक्षी था। मैंने बहुत ध्यान से उस पर निशाना साधा और गोली चला दी। वो उठा पर पीछे की ओर गिर गया। मैंने पत्थर मार कर देखा, वो हिला नहीं। दूसरा बाघ तंग घाटी की ओर भाग गया। मैंने आगे बढ़कर देखा तो वो जा चुका था। बहुत निराशा हुई, मुझसे गलती हो गई। मैंने बाघ के बच्चे को मार डाला था। इस गलती ने अगले 12 महीनों में 15 लोगों का जीवन लिया, साथ ही मैं भी बाल बाल बचा। मेरी निराशा कुछ हद तक कम हुई ये सोचकर कि चाहे उस बच्चे ने जानवर को मारा नहीं था, परंतु अपनी माँ की सहायता तो की ही थी। यह अनुमान बाद में सही निकला। इसके अतिरिक्त मनुष्य के मांस पर पलकर वो खतरनाक नरभक्षी तो बनेगा ही। खुली जगह पर बैठकर आवश्यक उपकरणों और सहायकों के साथ बाघ की चमड़ी उतारना एक आसान काम है, परंतु ये काम किसी भी तरह से आसान नहीं था। मैं अकेला था और चमड़ी उतारने के लिए मेरे पास केवल एक पेन नाइफ था। यहाँ किसी नरभक्षी का भय नहीं था, क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक किसी भी जानवर या मनुष्य को मारते नहीं हैं। मेरे दिमाग में कहीं एक बेचैनी थी। ऐसा लगता था बाघिन लौट आई है और मेरी हर हरकत को ध्यान से देख रही है। सूर्य डूबने को था जब मेरा दुष्कर कार्य समाप्त हुआ। मुझे जंगल में एक और रात बितानी थी। मैं जहाँ था वहीं रहने का निर्णय किया। बाघिन के पंजों के निशान से मैंने अनुमान लगा लिया था कि वो बहुत बूढ़ी है और वो सारा जीवन कस्बे में रही थी। वहाँ जितने शस्त्र थे, प्रयोग करने वाले भी उतने ही थे। वो मनुष्य के तौर तरीकों से भी परिचित है। फिर भी हो सकता है कि वो रात का कुछ समय बिताने के लिए आ जाए और सुबह होते ही निकल जाए। सीमित वृक्षों में से मुझे सोने के लिए एक आरामदायक पेड़ को चुनना था। जिस पर मैं सोया वो पेड़ बहुत ही तकलीफदेह साबित हुआ। बाघिन रात भर गरजती रही। धीरे धीरे उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। मेरा शरीर अकड़ गया था। 64 घंटे से मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मेरे कपड़े शरीर से चिपके हुए थे, क्योंकि रात को 1 घंटा वर्षा हुई थी। जब दिन निकला तो मैं नीचे उतरा, बाघ की चमड़ी कोट में रखी और डलकनिया की ओर चल दिया। जब बाघ की चमड़ी हरी होती है तो मैंने कभी भी उसका वजन तौला नहीं। उसका सिर, पंजे और चमड़ी शुरू में 40 पाउंड थी। 15 मील चलने के बाद मंजिल तक पहुंचकर वो निश्चित 200 पाउंड की जरूर हो गई होगी। स्लेटी पत्थर से पाटे हुए आंगन में गांव के 100 से अधिक लोगों के साथ सभा में बैठे थे। 2 घंटों के बीच 1 गज की चौड़ाई वाली गली में से आंगन में पहुंचते हुए मुझे किसी ने देखा नहीं। जब मैले कुचैले खून से सने कपड़ों में लड़खड़ाते हुए मुझे देखा तो जैसा स्वागत उन्होंने मुझे दिया वो मुझे जीवन भर याद रहेगा। यानी कि जब तक मेरी याददाश्त रहेगी ये बात मेरे दिमाग में रहेगी। मेरा 40 पाउंड का टेंट गांव से 100 गज आगे खेत में सूखी पहाड़ी पर लगाया गया था। मैं वहां पहुंचा ही था कि लकड़ी के तख्तों और गांव से मांगे हुए अटैची से बनाई हुई मेज पर मेरी चाय सजा दी गई। बाद में गांव वालों ने मुझे बताया कि मेरे आदमी, जिन्होंने मेरे बहुत सारे अभियानों में मेरा साथ दिया था, मान ही नहीं रहे थे कि नरभक्षियों ने मुझे मार डाला होगा। वे रात दिन मेरी प्रतीक्षा में चाय की केतली आग पर चढ़ाए रखते थे। उन लोगों ने गांव के लोगों का डटकर विरोध किया था। जब वो डलकनिया और आसपास के गांव के मुखिया को मेरी अनुपस्थिति की खबर भेजना चाहते थे, ताकि अल्मोड़ा और नैनीताल में ये समाचार भेजा जा सके। सारे गांव वालों के सामने मुझे खुले में नहाना पड़ा, क्योंकि मैं इतना गंदा और थका हुआ था कि उस समय मुझे परवाह भी नहीं थी कि कौन मुझे देख रहा है। रात को पेट भर के भोजन करके मैं सोने के लिए तैयार हुआ कि अचानक बिजली कड़की और गड़गड़ाहट के साथ आंधी और तूफान के आने का वातावरण बन गया। मैदान में टेंट की खूंटियां उखड़ने लगी थी। जल्दी बड़े बड़े खूंटे लाए गए और तंबू को स्थिर करके चारों ओर बड़े बड़े रस्सों को आड़ा तिरछा करके चारों ओर से लपेट दिया गया। हवा और बारिश का यह तूफान 1 घंटा चला। टेंट के लिए यह सबसे बुरा तूफान था। कैनवास से बंधे हुए रस्से टूट गए, परंतु आड़े तिरछे बंधे रहे। मेरी बहुत सारी चीजें भीग गईं और कई इंच गहरी एक छोटी सी नदी मेरे टेंट में बहने लगी थी। मेरा बिस्तर थोड़ा थोड़ा सूखा था। 10 बजे तक मेरे सारे आदमी गांव वालों के घरों में बंद दरवाजों के पीछे सो गए। मैं भी भरी बंदूक के साथ सो गया। ये नींद 12 घंटे तक चली। दूसरे दिन बाघ की चमड़ी साफ करने और सामान सुखाने में वक्त गुजर गया। गांव वालों ने खेती के काम से छुट्टी ली और मेरे तथा अपने अनुभव सुनने सुनाने को आज उठे। वहां आए प्रत्येक व्यक्ति ने कोई ना कोई संबंधी खोया था।
बहुतों के शरीर पर बाघ के दांतों और पंजों के निशान थे जो उनके साथ चिता तक जाने वाले थे। मैंने छोटे बाघ को मार पाने का अवसर खोने का दुख प्रकट किया तो किसी ने भी समर्थन नहीं किया। मेरा टेंट पहाड़ से बाहर निकली हुई एक शिला पर लगाया गया था। वहां से मुझे दूर तक का दृश्य दिखता था। मेरे ठीक नीचे नंदौर नदी की घाटी थी। वहां कोई वनस्पति नहीं उगी थी। दूर 9000 फीट की ऊंचाई वाला पर्वत था। मैं शाम को क्यारियों वाले खेतों को देख रहा था। मेरे हाथों में अच्छी दूरबीन थी। पास ही सरकारी नक्शा था। गांव वालों ने मुझे दिशा दिखाकर बताया कि वहां पिछले 3 सालों में 20 लोग मारे गए थे। यह हत्याएं 40 वर्ग मील के क्षेत्र में लगभग समान रूप से बटी हुई थी। इस क्षेत्र में भैंसें घास चरने आती थी। जंगल तक पशुओं के जाने के रास्ते के पास मैंने अपनी 4 भैंसों को बांध दिया था। अगले 10 दिन तक बाघिन की मुझे कोई खबर नहीं मिली। मैं अपना दिन सुबह भैंसों के पास जाकर शुरू करता, उन्हें खोल देता और सारा दिन जंगल में बिताता। शाम को भैंसों को फिर से बांध देता। 11वें दिन एक समाचार से मुझ में एक नया उत्साह जागा। पता चला कि मेरे टेंट के ऊपर की पहाड़ी पर एक गाय की हत्या हो गई है। वहां जाकर देखा तो एक बूढ़े तेंदुए ने गाय की जान ली थी। उसके पैरों के निशान मैंने कई बार देखे थे। गांव के लोगों ने बताया कि इस तेंदुए ने उनकी बहुत सारी गाय और बकरियों को मार डाला था। इसलिए मैंने तेंदुए का इंतजार करना उचित समझा। मरी हुई गाय के पास एक गुफा में मुझे ओट मिल गई। गुफा में बैठे हुए मुझे ज़्यादा देर हुई नहीं थी कि पहाड़ी के सामने तेंदुए को आते हुए देखा। मैंने राइफल उठाई थी कि घबराई हुई आवाज़ में गांव की ओर से किसी ने मुझे पुकारा। इस पुकार का एक ही कारण हो सकता था। मैंने अपना हैट संभाला और गुफा से बाहर भागा। तेंदुआ मुझे देखकर डर गया। पहले तो वो जमीन पर सीधा लेट गया, फिर गुस्से से भरी एक दहाड़ के साथ उठकर तेजी से जिधर से आया था उधर ही भाग गया। मैं पहाड़ी की अपनी तरफ के हाथों के सहारे शिखर पर चढ़ गया और उस आदमी को चिल्लाकर बताया कि मैं आ रहा हूँ। बहुत तीव्र गति से मैं उसके पास चल कर गया। वो आदमी गांव से पहाड़ पर भागा आया। सांस थमी तो उसने बताया कि एक स्त्री को नरभक्षी ने मार डाला है। लगभग आधा मील गांव से आगे वो जगह है। हम दोनों नीचे पहाड़ी से उतर कर आए तो आंगन में भीड़ जमी हुई थी। एक बार फिर तंग गली से आते हुए किसी ने मुझे देखा नहीं था। लोगों के सिरों से ऊपर मैंने एक लड़की को जमीन पर बैठे देखा। लड़की के युवा शरीर पर से कपड़े फाड़ दिए गए थे। सिर पीछे को गिरा हुआ था और अपने को संभालने के लिए उसने दोनों हाथ जमीन पर टिकाए थे। वो अवाक और निश्चेष्ट बैठी थी। केवल उसकी छाती सांस की गति से ऊपर नीचे हाँफ रही थी। उसके बीचों बीच चेहरे और गर्दन से बहता हुआ रक्त चिपचिपा और गाढ़ा होकर ढेर सा बन गया था। मेरी उपस्थिति का आभास हुआ तो लोगों ने लड़की तक पहुंचने का रास्ता बना दिया। मैं उसके घावों को देख रहा था। उस समय 20 ग्राम निवासी एक साथ बोल रहे थे। बाघ ने इतने लोगों और पति के सामने खुले मैदान में उस पर आक्रमण किया था। लोगों के शोर मचाने पर बाघ सावधान हो गया और लड़की को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। लड़की को मरा हुआ समझकर उसके साथी मुझे खबर देने के लिए पहुंच गए। बाद में वो होश में आ गई तो गांव ले जाया गया। सबने सोच लिया था कि वो घावों के कारण निश्चित रूप से मर जाएगी। फिर आक्रमण के स्थान पर ले जाकर शव को रख दिया जाएगा। मैं उस पर बैठकर बाघ को शूट कर दूंगा। लोग मुझे सूचनाएं दे रहे थे। उस समय वो लड़की मुझे एकटक देखती जा रही थी। वो मेरी प्रत्येक गतिविधि को एक भयभीत घायल पशु की तरह पनीली और विनय से भरी दृष्टि से मुझे देख रही थी। उस समय मुझे अपने बुद्धि कौशल को समेटने की आवश्यकता थी। लड़की को बिना चोट पहुंचाए किसी हवादार स्थान पर ले जाना था। ये सब करने में मुझे थोड़ा सख्ती से काम लेना पड़ा। जब तक अंतिम व्यक्ति भी जल्दी में वहां से चला नहीं गया तब तक लड़की की ओर ध्यान नहीं दिया जा सका था। उसे गर्म रखने के लिए मैं अपनी कमीज, जो थोड़ी सी साफ और सूखी थी, पट्टियों में बदलना चाहता था। वहाँ एक और लड़की थी जो सदमे से पगला सी गई थी। उसे मैंने कैंची लाने के लिए गांव भेज दिया। पानी और पट्टियां तैयार थीं। जब तक वो लड़की लौट आई उसको पूरे गांव में एक ही कैंची मिली। वो भी किसी दर्जी की थी। वो मर चुका था और अब ये कैंची जमीन से आलू निकालने के काम में आती थी। जंग लगी 8 इंच लंबी कैंची किसी भी काम न आई। मैंने उसके खून से सने अकड़े हुए बालों को यूं ही छोड़ दिया। मुख्य घाव बाघ के पंजे के थे। एक आंखों के बीच से शुरू होकर गर्दन के नीचे तक जाता था। खोपड़ी 2 हिस्सों में बट गई थी। दूसरा बड़ा घाव पहले के साथ से शुरू होकर माथे से होता हुआ दाएं कान तक जाता था। इन खुले हुए घावों के अतिरिक्त दाएं स्तन, कंधे और गर्दन पर भी खरोंचे थी। इसके सीधे हाथ के पीछे गहरा घाव था जो शायद उसने अपने सिर को बचाने के लिए रखा होगा। एक बार की बात है, मेरा एक डॉक्टर मित्र मेरे साथ पैदल गया था बाघ की शूटिंग के लिए।
वापसी में उसने मुझे पीले रंग का एक लिक्विड भेंट किया था। उसने हिदायत दी थी कि इस बोतल को हमेशा साथ रखूं। वो बोतल मेरी जैकेट के अंदर की जेब में थी। साल भर में उसका लिक्विड उड़ गया था, परंतु अब भी 3/4 बचा हुआ था। लड़की को नहलाकर बाल धोकर मैंने वो सारा तरल पदार्थ अंतिम बूंद तक उसके घावों पर उड़ेल दिया। फिर उसकी खोपड़ी को जोड़कर पट्टी बांध दी। मैंने लड़की को उठाया, उसके घर पहुंचाया। एक कमरे के घर में रसोई, नर्सरी और पीछे आती हुई एक औरत थी। छत की कड़ी से लटकाई गई एक टोकरी थी, उसमें लेटा हुआ एक बच्चा भूख से बहुत रो रहा था। ये एक ऐसी उलझन थी जो मेरी समझ से बाहर थी। 10 दिन बाद जाते समय मैं उस लड़की से अंतिम बार मिलने गया। मुझे वो द्वार की दहलीज पर बैठी मिली और उसकी गोद में एक बच्चा सो रहा था। उसके सारे घाव भर गए थे सिवाय एक के जो गर्दन के नीचे था। बाघ के पंजे उसके मांस में बहुत गहरे तक चुभ गए थे और जब उसने अपने चमकीले काले कौवे के रंग जैसे घने केशों की संपत्ति को खोलकर आधा किया और मुझे दिखाया कि खोपड़ी तो ऐसे जुड़ी है जैसे कभी टूटी ही नहीं थी, मुस्कुराते हुए उसने कहा, शुक्र है मेरी बहन गलत कैंची ले आई, क्योंकि हमारे यहाँ विधवाओं के ही केश काटे जाते हैं। यदि कभी मेरा मित्र डॉक्टर इस प्रसंग को पढ़े तो मैं उसे बताना चाहूँगा कि उसने बहुत सोच समझकर मुझे जो पीले रंग का लिक्विड दिया था उससे एक युवती माँ को जीवन दान मिल गया था। जब मैं घायल लड़की की देखभाल कर रहा था, मेरे साथी एक बकरी पकड़ कर ले आए। मैं उस लड़की के रक्त से बनी रेखा के सहारे उस स्थान पर पहुंच गया जहां लड़की पर आक्रमण हुआ था। बकरी को एक झाड़ी से बांधकर मैं उस क्षेत्र के एक अकेले शाहबलूत के टेढ़े मेढ़े वृक्ष पर चढ़ गया था। नींद थोड़ी देर भी आ जाए इस बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे सोने की जगह जमीन से कुछ फुट ही ऊंची थी। बागिन कल से भूखी थी। खैर, सारी रात मुझे ना तो कुछ दिखाई दिया ना ही सुनाई दिया। सुबह मैदान का परीक्षण, जिसे कल शाम में नहीं कर पाया था, किया तो देखा लड़की पर आक्रमण करने के बाद बाघ घाटी से आधा मील तक ऊपर गया। जहां पशु नांदौर नदी को पार करते थे, वो पगडंडी पर 2 मील तक चलकर जंगल रोड से डलकनिया की पहाड़ी पर गया। फिर पक्की सड़क पर कोई निशान नहीं मिले। 2 दिन तक वहां के लोग अपने घरों के आसपास ही रहे, केवल शौच आदि के लिए निकलते। तीसरे दिन मेरे 4 धावकों ने समाचार दिया कि नरबख्शी ने लोहाली में एक व्यक्ति का शिकार किया है। ये गांव डलकनिया के दक्षिण में 5 मील तक था। धावकों ने बताया कि जंगल रोड से जाने पर 10 मील का फासला था और छोटे रास्ते से केवल 5 मील पड़ता था। वो मुझे इसी रास्ते से ले जाने वाले थे। मेरी सब तैयारियां कर दी गईं और दोपहर के बाद मैं अपने 4 मार्गदर्शकों के साथ निकल पड़ा। दक्षिण में 2 मील की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद हम डलकनिया के दक्षिण में बहुत लंबी पर्वत श्रेणी के शिखर पर पहुंचे। वहां से 3 मील नीचे घाटी का वो क्षेत्र दिखाई पड़ रहा था जहां वो हत्या हुई थी। मेरे मार्गदर्शक विस्तार से कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। वो एक छोटे से गांव में रह रहे थे। वो लोहाली से 1 मील पर था। 10 सुबह उनके पास ये संदेश आया कि एक स्त्री लोहाली में मारी गई है। उन्हें आदेश मिला था कि वो डलकनिया में मुझ तक ये खबर पहुंचा दे। पहाड़ी के शिखर पर जहां हम खड़े थे वहां एक भी वृक्ष नहीं था। मैंने थोड़ी देर आराम करके अपनी सांस को सामान्य किया, एक सिगरेट पी और मेरे साथियों ने मुझे वो बहुत सारे महत्वपूर्ण चिन्ह दिखाए। एक बहुत बड़ी शिला के नीचे जहां हम खड़े थे, कांटेदार झाड़ियों से घेरी गई एक झोपड़ी थी। मैंने उसके बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने मुझे एक कहानी बताई। 4 वर्ष पहले एक भूटिया, भारत की सीमा के पार से आया व्यक्ति भूटिया कहलाता है, यहाँ आता था। वो पहाड़ के नीचे से आकर मैदानी बाजार से गुड़, नमक और अन्य कई प्रकार की जरूरत की चीजें लाकर सर्दियों में बेचा करता था। उसी ने वो झोपड़ी वहां पर बनाई थी। वो आते जाते वहीं पर आराम कर लेता था और अपनी बकरियों को पालता था। गर्मियों और वर्षा में उन्हें भरपूर भोजन मिलता था। वह सर्दियों में खूब मोटी और स्वस्थ रहती थी और उसका काम करती थी। कुछ सप्ताह बाद बकरियां पहाड़ी से नीचे आ जाती और लोगों की फसलें बर्बाद कर देती। जब लोग विरोध करने पहुंचे तो झोपड़ी खाली मिली। रात को रखवाली के लिए खूंखार कुत्ते वहां रहते थे। वो सब लोहे के खूंटों से बंधे हुए मृत पड़े हुए थे। संदेह था कि यहाँ कुछ धोखाधड़ी का मामला घटित हुआ है। अगले दिन आसपास के गांवों से लोगों को इकट्ठा करके खोज अभियान चलाया गया। बिजली गिरने से ठूंठ हुए शाहबलूत के पेड़ से 400 गज आगे भूटिया की खोपड़ी, हड्डियों के टुकड़े और उसके कपड़े मिले। ये चौगढ़ में नरभक्षी का पहला मानव शिकार था। हम जहां बैठे थे वहां से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पहाड़ एकदम सीधा खड़ा था। मेरे साथियों ने बताया कि आधा मील आगे जाकर हमें एक सीधा और ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिलेगा जो हमें उनके गांव को पार करके लोहाली तक ले जाएगा। इस रास्ते को हम घाटी तक देख पा रहे थे। पर्वत के साथ साथ चलकर हमने आधा फासला तय कर लिया था और अचानक अकारण मुझे आभास हुआ जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है।
अपने साथ ही मैं तर्क वितर्क कर रहा था, पर कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ एक ही नरबक्षी था और उसे 3 मील दूर एक शिकार मिल चुका है, जिसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगा। फिर भी आवाज़ कहीं नहीं जा रहा था। अब हम घास से ढके पर्वत के पास पहुंच गए थे और आगे खुला मैदान था। मैंने साथियों को वहां बिठा दिया और मेरे आने तक वहीं रहने का निर्देश दिया। मैं छानबीन के लिए पीछे की ओर चल दिया। जंगल में प्रवेश करके ध्यान से चक्कर लगाया और अपने आदमियों के पास वापस पहुंचा। किसी पशु या पक्षी की चेतावनी नहीं सुनाई दी जिससे पता चले कि क्षेत्र में कोई नरभक्षी है। फिर भी मैंने अपने साथियों को आगे रखा। पीछे पीछे मैं राइफल के घोड़े पर अंगूठा रखे हुए निरंतर पीछे देखते हुए आगे बढ़ रहा था। जब हम उस छोटे से गांव तक पहुंचे तो मेरे साथी अपने घर जाने की अनुमति मांगने लगे, क्योंकि इसी गांव में उनका घर था। उनको घर जाने की इजाज़त देकर मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे अभी 1 मील दूर घने जंगल से गुजरना था। चाहे कोई मेरा पीछा कर रहा था, ये एहसास अब भी गया नहीं था। दूसरे में अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि अब मुझे केवल अपने ही जीवन की रक्षा करनी थी। सीढ़ीदार खेती के नीचे जहाँ घनी झाड़ियों वाला जंगल शुरू होने वाला था, वहाँ निर्मल जल का झरना था। उसी जगह गीली नर्म मिट्टी पर नरभक्षी के पैरों के ताज़ा निशान थे। ये निशान उसी गांव की दिशा से आ रहे थे जिसकी ओर मुझे जाना था। कोई मेरा पीछा कर रहा है, ये भावना ऊपर पर्वत पर मेरे मन में आ रही थी। मुझे विश्वास हो गया कि शिकार के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है और मेरी खोज व्यर्थ ही जाएगी। मैं जंगल से निकला तो लोहाली गांव दिखाई दिया। वहाँ केवल 5-6 घर ही थे और उसमें एक घर के आगे लोग जमा थे। मुझे दूर से आते हुए कुछ लोगों ने देखा तो मेरी तरफ आने लगे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और मेरे पैर छूकर आंसू भरी आंखों से प्रार्थना करने लगा, साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए। उसकी कहानी छोटी और त्रासद थी। उसकी बेटी विधवा थी। सारी दुनिया में वही एक उसकी संबंधी थी। वो 10 बजे दोपहर का भोजन बनाने के लिए लकड़ियाँ चुनने गई थी। घाटी में एक छोटी नदी बह रही थी। दूसरी ओर ढलान पर सीढ़ीदार खेत थे। सबसे नीचे खेत पर, जो घर से 150 गज की दूरी पर था, वो लकड़ियां चुनने लगी। थोड़ी देर बाद कुछ औरतों ने एक चीख की आवाज़ सुनी। वो वहां नदी के ऊपर कपड़े धो रही थी। ऊपर देखा तो एक स्त्री और बाघ घनी कांटेदार झाड़ियों से गायब हो रहे थे। वो सब भागती हुई घर की ओर गई और शोर मचाने लगी। भयभीत गांव वालों ने उसे बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया, बस चिल्ला चिल्ला कर ऊपर वाले गांवों को मदद करने की गुहार लगाई। वहां से संदेश उन 4 आदमियों तक पहुंचा और वो मुझे खोजने के लिए निकल पड़े। संदेश मिलने के आधे घंटे के बाद वो स्त्री रेंगती हुई घर पहुंची। उसने बताया कि बाघ जब उस पर झपटने वाला था तो लड़की ने उसे देख लिया था। उसके पास भागने का कोई समय तो नहीं था, तो वो सीधी खड़ी पहाड़ी पर से कूद गई। जब वो हवा में थी तो बाघ ने उसे पकड़ लिया। दोनों एक साथ पहाड़ी से नीचे गिरे। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। जब उसे होश आया तो वो नदी के पास थी। मदद मांगने के लिए वो अक्षम थी, इसलिए हाथों और घुटनों के बल पर वो गांव पहुंची। हम स्त्री के द्वार तक पहुंच चुके थे। वो लोगों से घिरी हुई थी। मैंने लोगों को दूर रहने के लिए कहा। कमरे में एक दरवाजे के अतिरिक्त कोई खिड़की तक नहीं थी। मैंने स्त्री के शरीर पर से रक्त सनी चादर खींच ली। उसके छत विक्षत शरीर की दशा का वर्णन करने का साहस मुझ में नहीं था। काश वहाँ आधुनिक उपकरणों से लैस कोई डॉक्टर होता। यहाँ तो मेरे जैसा व्यक्ति था जिसके पास पोटेशियम परमैंगनेट के अलावा और कुछ भी नहीं था। मुझे उस स्त्री के बचने की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि बाघ के दांतों के गहरे घाव सारे शरीर पर थे। गर्मी के मौसम में उस हवा और रोशनी से शून्य कमरे में उसके घावों में सेप्टिक हो चुका था। शुक्र है वो अर्धमूर्छित थी। उसका वृद्ध पिता मेरे साथ उसी कमरे में था। उसके संतोष के लिए मैंने स्त्री के घावों पर जमे हुए खून को साफ करना शुरू कर दिया, जबकि मुझे मालूम था कि उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैंने अपने रुमाल पर गाढ़ा परमैंगनेट डालकर उसके पपड़ी जमे घावों को जहां तक संभव था साफ कर दिया। रात हो गई थी। अपने कैंप पर लौटना कठिन था। रात गुजारने के लिए मुझे कोई स्थान खोजना पड़ेगा। नदी के ऊपर की ओर जहां स्त्रियां कपड़े धो रही थी, वहां एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसके चारों ओर जमीन से 1 फुट ऊंचा चबूतरा बना था। गांव वाले वहां पूजा पाठ किया करते थे। मैंने कपड़े उतारे और नदी में नहा लिया। तौलिए का काम हवा ने किया। कपड़े पहनकर रात काटने की तैयारी की। अपनी भरी बंदूक पास में लिटाकर पेड़ के सहारे बैठ गया। ये जगह रात बिताने के लिए उचित नहीं थी, परंतु गांव और उस घुटन वाले बदबूदार कमरे से अच्छी थी। वो कमरा जहां भिन भिनाती मक्खियों के झुंड और पीड़ा से कराती सांस लेने को तड़पती स्त्री थी। रात को विलाप करती स्त्रियों की आवाज़ों ने बता दिया कि सारी पीड़ाएं शांत हो गई थी। दिन निकलते ही मैं उधर से गुजरा तो संस्कार की तैयारियां चल रही थी। इस अवागी स्त्री और डलकनिया में लड़की के अनुभव से ये साफ हो गया था कि बूढ़ी भागिन काफ़ी हद तक अपने बच्चे पर निर्भर करती थी। वो आक्रमण करती और बाघ का बच्चा शिकार को मार डालता। सामान्य रूप से 100 में से 1 व्यक्ति
बाघ के आक्रमण से बच पाता था। इस नरभक्षी ने अधिकतर लोगों को जख्मी किया था, मारा नहीं था। अस्पताल वहां से 50 मील की दूरी पर था। नैनीताल पहुंचकर मैंने सरकार से प्रार्थना की कि जहां ये बाघ वारदातें कर रहे हैं वहां पर मुखिया को डिसइंफेक्टेंट और रुई आदि प्राप्त करवाएं। दूसरी बार जब मैं उन गांवों में गया तो मुझे संतोष हुआ कि दवाई वहां पहुंच चुकी थी और काफ़ी लोगों को बचाया जा सका था। मैं डलकनिया में 1 सप्ताह रहा और मैंने घोषित कर दिया कि मैं आगामी सोमवार को घर चला जाऊंगा। मुझे नरबख्शी के क्षेत्र में रहते हुए 1 महीने के लगभग समय हो गया था। निरंतर टेंट में सोना और अंतहीन पैदल चलना, हर कदम पर यह आभास कि अंतिम हो सकता है। नींद की कमी मेरे शरीर पर दबाव डाल रहे थे। गांव वाले मेरे वापस जाने के समाचार से हक्के बक्के रह गए थे। मुझे अपना फैसला बदलने के लिए कह रहे थे। मैंने उनसे वादा किया कि पहला अवसर मिलते ही मैं फिर आऊँगा। रविवार सुबह का नाश्ता करके जब मैं उठा तो मुखिया मेरे पास आया और अनुरोध किया कि जाने से पहले मैं उनको एक बार शिकार पर ले चलूं। मैंने खुशी से स्वीकृति दे दी। आधे घंटे बाद 4 गांव वाले और एक मेरा आदमी .275 की राइफल, गोलियों की एक क्लिप लेकर नंधौर नदी से दूर एक पहाड़ी पर जाने के लिए निकले। वहां मैंने प्रायः अपने कैंप से घुराल को चढ़ते हुए देखा था। मेरे साथ आया गांव का आदमी एक बेहद कमजोर और बहुत लंबे कद का था। उसका चेहरा विकृत था। वो मेरे कैंप में लगातार आता था। मुझे अच्छा श्रोता जानकर वो बार बार नरभक्षी से हुई अपनी भिड़ंत की कहानी सुनाता था। मुझे उसकी कहानी रट गई थी। मैं उसे सपने में भी सुना सकता था। बाघ से उसका सामना 4 साल पहले हुआ था। उसकी कहानी, उसकी जवानी सुनना बेहतर होगा। साहब, ढकी पहाड़ी की ढलान देखी है ना? वहाँ चीड़ का एक पेड़ है जिसके पूर्व की ओर एक शिला है। अच्छा हुआ ढलान के ऊपरी किनारे पर नरभक्षी ने मुझ पर आक्रमण किया था। ढलान घर की दीवार की भांति सीधी खड़ी थी। उस पर पैर केवल एक पहाड़ी आदमी ही टिका सकता था। मेरा 8 साल का बेटा और मैं वहां घास काट रहे थे। बाहों में घास उठाकर मैं आगे सपाट जमीन पर वृक्षों की ओर लेकर जा रहा था। मैं ढलान के किनारे झुककर घास का एक बहुत बड़ा बंडल बना रहा था जब बाघ मेरे ऊपर उछला और मेरी दाईं आंख पर, ठोड़ी पर, मेरी गर्दन के पीछे अपने दांत गड़ा दिए। बाघ के मुंह का प्रहार इतनी जोर से मुझ पर पड़ा कि मैं पीठ के बल गिर पड़ा। अब बाघ मेरी छाती पर और उसका पेट मेरी टांगों के बीच में था। जब मैं गिरा था तो मेरी बाहें फैल गई थी। सीधा हाथ शाहबलूत यानी शहतूत के पेड़ की एक मजबूत जड़ पर पड़ा। मैंने उसे कस कर पकड़ लिया। उसी समय मुझे एक बात सूझी। मेरी टांगें मुक्त थीं। यदि मैं अपनी टांगें ऊपर खींचकर अपने पैर बाघ के पेट के नीचे फंसाकर उसे धक्का दे दूं तो शायद भाग सकूं। पीड़ा तो असह्य थी क्योंकि उसने मेरे दाईं ओर के चेहरे की सारी हड्डियां चूर चूर कर दी थी। मैं अभी बेहोश नहीं हुआ था। साहब, उस समय मैं जवान था। सारे पर्वतीय क्षेत्र में मुझसे अधिक शक्तिमान कोई और नहीं था। बहुत धीरे धीरे, ताकि बाघ चिढ़ ना जाए, मैंने अपनी टांगें खींचकर उसके दोनों ओर कर ली। धीरे से अपने नंगे पांव उसके पेट पर टिका दिए, फिर अपना दायां हाथ उसकी छाती पर रखकर और बाघ को जमीन से ऊपर करके पहाड़ी के किनारे से ढकेल दिया। वो लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। मैं बच गया क्योंकि मैंने पेड़ मजबूती से पकड़ा हुआ था। मेरा बेटा इतना डर गया था कि वो भाग ही नहीं पाया। जब बाघ चला गया तो मैंने बेटे की लुंगी लेकर अपने सर पर लपेट ली और उसका हाथ पकड़कर गांव वापस आ गया। घर पहुंचकर मैंने पत्नी से कहा कि मेरे सारे मित्रों को बुला लो, मैं मरने से पहले सबसे मिलना चाहता हूं। मित्रों ने मेरी स्थिति देखकर कहा, हम चारपाई पर लिटाकर तुम्हें 50 मील दूर अल्मोड़ा अस्पताल ले जाएंगे। मैं इसके लिए सहमत नहीं था। मेरा कष्ट असह्य था। मुझे विश्वास हो चला था कि मेरा समय पूरा हो गया है। मैं चाहता था कि जहां मैं पैदा हुआ, जीवन जिया, वहीं मरूं। मुझे प्यास लगी तो पानी लाया गया। मेरे सर में जैसे आग लग रही थी, परंतु पानी मेरे मुंह में डाला गया तो गर्दन में बने छेदों में से सारा पानी बाहर निकल गया। उसके बाद ना जाने कब तक मेरे दिमाग में भ्रम सा बना रहा। मेरे सर और गर्दन में भीषण पीड़ा थी। मैं इससे मुक्ति पाना चाहता था। मैं मरना चाहता था, परंतु धीरे धीरे मेरे घाव अपने आप भरने लगे और मैं ठीक हो गया। और अब साहब, आप देख रहे हैं मैं कैसा दिखता हूँ। बूढ़ा, कमज़ोर, सफ़ेद बालों वाला। मेरा चेहरा इतना भद्दा हो गया है कि नफ़रत से सब मुँह मोड़ लेते हैं। मेरा शत्रु जीवित है और कितनों का शिकार कर चुका है। आप इस धोखे में न रहें कि वो बाघ है। वो कोई दुरात्मा है। जब उसे मनुष्य का मांस खाने की इच्छा होती है तो कुछ देर के लिए वो बाघ का रूप धर लेता है। लोग कहते हैं कि आप साधु हैं।
साहिब, साधु की रक्षा करने वाली आत्माएं दुरात्माओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। इसका प्रमाण यह है कि आपने 3 दिन और 3 रात अकेले ही जंगल में बिताई और आपके आदमियों के अनुसार आप जीते जागते और स्वस्थ बाहर आ गए। उस आदमी के विशाल आकार को देखकर उसे सचमुच का दैत्य कहा जा सकता था। अवश्य ही वो असीम शक्ति संपन्न रहा होगा, क्योंकि कोई साधारण ताकत वाला व्यक्ति बाघिन को, जिसने उसका सिर पकड़ रखा था, उछालकर पहाड़ी के ऊपर से हवा में फेंक पाना आसान नहीं था। मेरा एक कमजोर दिखने वाला मित्र हमारा मार्गदर्शक बन गया। उसके कंधे पर पॉलिश से चमकती हुई कुल्हाड़ी थी, जिसका हत्था एक ओर से पतला होता जाता है। वो हमें टेढ़े मेढ़े चक्करदार रास्तों से नीचे वादी की ओर ले गया। नंदौर नदी के उतले रास्ते से हम पार गए। बहुत सी सीढ़ियों वाली खेती को पार किया। बाघ के डर से लोगों ने वहां खेती करना छोड़ दिया था। पहाड़ी के नीचे भाग में पहुंचकर बहुत कठिन चढ़ाई थी। जंगल के बीच घास से ढकी पहाड़ी पर जाना काफी कठिन था। पतला दुबला मेरा मित्र हवा की तरह चल रहा था। मैं भले ही देखने में उससे मजबूत था, परंतु मैं रुक रुक कर सुंदर दृश्य देखने के लिए थमकर ही उसके साथ कदम से कदम मिला सका। पेड़ों के जंगल से बाहर निकलते ही हम तिरछे होकर घास से भरे ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार करके पर्वत की ओर चले, जो 1000 फीट से भी अधिक सीधा खड़ा था। इस सीधे खड़े पहाड़ पर बीच बीच में छोटी छोटी गुच्छेदार घास उगी हुई थी। यहाँ मैंने अपने तंबू से कई बार घुराल को घास चढ़ते हुए देखा था। हमने कुछ 100 गज का फासला तय किया होगा जब पहाड़ी पर छोटी छोटी बकरियां खड्डे से ऊपर आ रही थी। मैंने एक गोली चलाई तो इकट्ठी होकर वापस भाग गईं, हमारी नजरों से दूर। गोली की आवाज से चेतन होकर एक बड़ा सा घुराल, जो स्पष्ट है पहाड़ की निचली सतह पर सो रहा था, उछल कर पैरों पर खड़ा हुआ और पहाड़ पर चढ़ने लगा। मैं लेट गया, राइफल को 200 गज के दृश्य बिंदु पर रखकर उसके रुकने की प्रतीक्षा करने लगा। वो बाहर आया, बाहर की ओर निकली एक शिला पर खड़ा होकर नीचे की ओर देखने लगा। मेरे गोली दागने पर वो लड़खड़ाया, परंतु फिर पैरों पर खड़ा हो गया, धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगा। मेरे दूसरे शॉट के बाद वो गिर गया। 2-3 सेकंड कगार पर लटका रहा और फिर पहाड़ से अधर में लहराता हुआ नीचे घास से भरी ढलान पर जा पड़ा, जहां से वो आया था। धरती से टकराकर वो लुढ़कता गया, हमसे 100 गज की दूरी पर दिखाई पड़ा। अंत में पशुओं की बनाई पगडंडी पर 150 गज नीचे रुका। शिकार करते हुए इतने वर्षों में मैंने दूसरी बार इस प्रकार का दृश्य देखा था, जो अगले कुछ मिनटों में देखने को मिला। उस समय लूटमार करने वाला तेंदुआ था। घुराल अभी प्राण ही छोड़ रहा था जब हिमालय में रहने वाला भालू भदभदाता हुआ खड्ड से निकला और बिना पीछे देखे तीव्र गति से सीधा पगडंडी पर आ गया। मरी हुई बकरी के पास आकर वो बैठ गया और बकरी को गोद में ले लिया। जो ही उसने उसे सूंघना शुरू किया, मैंने गोली चला दी। हो सकता है मैंने शूट करने में जल्दी कर दी हो, या फिर राइफल को कुछ अधिक तिरछी कर दिया हो। खैर, गोली थोड़ी नीचे चली गई और छाती की बजाय पेट पर लग गई। हम 6 लोग बड़े ध्यान से उसकी हरकतों को देख रहे थे। हम सबको यही समझ में आया कि भालू को गोली लगी तो उसका भ्रम हुआ कि घुराल ने उठने के लिए उस पर आक्रमण किया है। भालू ने घुराल को दूर फेंका और भागते हुए पगडंडी पर आकर घुरघुराने लगा। जब वो हमारे नीचे 100 गज की दूरी पर आया तो मैंने 5वीं और आखिरी गोली भी दाग दी। इस बात का पता मुझे तब लगा जब उसके पीछे के मांसल भाग को टटोला। मेरे साथी घुराल को लाने में लगे थे। मैंने रक्त से बनी लकीर का परीक्षण करने का निर्णय लिया। पगडंडी पर खून के निशानों से अनुमान हो रहा था कि भालू को गहरी चोट लगी थी। फिर भी खाली राइफल के साथ उसका पीछा करना खतरनाक था। भालू क्रोधी स्वभाव के होते हैं, घायल भालू तो भयंकर प्राणी की तरह होता है। जब मेरे साथी मेरे पास आए तो युद्ध नीति पर एक संक्षिप्त चर्चा हुई। हमारा कैंप 3.5 मील दूर था। इस समय 2 बजे थे। वापस जाकर और कारतूस लेकर आना, भालू को खोजना, उसे मारना और अंधेरे में घर लौटना संभव नहीं था। इसलिए सबका मत यही था कि घायल भालू का पीछा करके उसे पत्थरों और कुल्हाड़ी से ही मार दिया जाए। पहाड़ की चढ़ाई सीधी थी और झाड़ियां नहीं थीं। भालू से ऊपर की ओर रहने से बिना गंभीर दुर्घटना घटे हमारा कार्य समाप्त हो सकता था। हम लोग चल पड़े। मैं नेतृत्व कर रहा था। मेरे पीछे 3 आदमी चल रहे थे। उनके बाद 2 आदमी पीठ पर घुराल को लाद कर ला रहे थे। हम उस स्थान पर पहुंचे जहां मैंने अंतिम गोली चलाई थी। पगडंडी पर ज्यादा रक्त देखकर हमारा साहस बढ़ गया। 200 गज आगे चलकर रक्त रेखा नीचे गहरी सकरी घाटी में गई थी। यहां हमने साथियों को बांट दिया, 2 को दूर भेजा। कुल्हाड़ी वाला और मैं पास रहे। हमारे पीछे घुराल को लादे हुए आदमी थे। इशारे मिलने पर हम पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। सकरी घाटी की जमीन पर 50 फीट नीचे झुके हुए बांसों का घना रास्ता था।
जब उस ओर एक पत्थर फेंका गया तो भालू घुरघुरा कर उठा। सारे आदमी पूरी ताकत से ऊपर की ओर जाने लगे। मुझे इस प्रकार के शिकार का अभ्यास नहीं था। मैंने पीछे की ओर देखा कि कहीं भालू हमारी ओर तो नहीं आ रहा है। मुझे देखकर राहत मिली कि जितनी तेजी से हम ऊपर को जा रहे थे उतनी कठिनाई से वो नीचे की ओर जा रहा था। मैंने साथियों को चिल्लाकर दिशा बदलने का आदेश दिया। हम लोग तेजी से शिकार की ओर बढ़ रहे थे। खूब अच्छा निशाना लगाकर कुछ पत्थर फेंके गए। सब लोग अपने निशाने पर खुश हो रहे थे। उधर भालू की घुरघुराहट की आवाजें भी आ रही थी। फिर अचानक सकरी पहाड़ी का एक मोड़ आया तो भालू अदृश्य हो गया। उस समय हम सब भी सावधान हो गए। रक्त की रेखा से उसका पीछा करना आसान होता है, परंतु यहाँ तो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। हो सकता है वो किसी शिला के पीछे छुपा बैठा हो। इसलिए जब कुछ लोग आराम कर रहे थे तो उनको सकरी पहाड़ी के दोनों ओर तैनात कर दिया गया। मेरा साथी आगे जाकर पहाड़ी के नीचे की ओर देखने लगा और मैं दाईं ओर खड़ी चट्टान पर जाकर उसके पीछे देखने गया। यह चट्टान 200 फीट नीचे तक गई थी। एक पेड़ का सहारा लेकर मैं झुककर नीचे देखने लगा। भालू वहां शिला के किनारे लेटा था, कोई 40 फीट ठीक मेरे नीचे। मैंने लगभग 30 पाउंड का एक पत्थर उठाया और फिर से उसी जगह जाकर सावधानी से दोनों हाथों से ऊपर करके पत्थर को उसकी ओर मारा। मेरे अपने गिरने का भी खतरा गंभीर था। पत्थर शिला से टकराकर भालू के सर से कुछ इंच दूर गिर गया। वो हाथों के सहारे पैरों पर खड़ा हुआ और कहीं चला गया। 1 मिनट के बाद ही पहाड़ी की ओर से फिर दिखाई दिया। शिकार का खेल फिर से आरंभ हो गया। यहाँ की जमीन खुली थी, चट्टानों की बाधा बहुत कम थी। हम चारों के पास कोई बोझ नहीं था, इसलिए हमें भालू का पीछा करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। 1 मील तक हमने उसे बहुत तेज भगाया। आखिर जंगल पार करके हम सीढ़ीदार खेती तक पहुंच गए। वर्षा के पानी ने गहरे उथले कई जलमार्ग बना दिए थे। भालू ने अपने आप को इसमें छुपा लिया था। बिगड़े हुए चेहरे वाला व्यक्ति अकेला ही था जिसके पास शस्त्र था, तो सभी ने भालू का शिकार करने का जिम्मा उसे दे दिया। उसे स्वेच्छा से भालू की ओर जाकर अपनी चमकती हुई कुल्हाड़ी को घुमाकर उसकी खोपड़ी पर फेंका और वह ऐसे जाकर लगी जैसे किसी रबर की चीज पर लगी हो। क्रोध से चीख कर वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। भाग्य से उसने हमारी स्थिति का लाभ नहीं उठाया। हम सब डर कर एक ही जगह पर इकट्ठे थे और उसकी चीख से भागकर एक दूसरे से टकरा गए थे। भगदड़ सी मच गई थी। वो चाहता तो हम पर हावी हो जाता। मैदान के खुलेपन को भालू पसंद नहीं करता था, इसलिए वो जलधारा में फिर से प्रवेश कर गया और छुप गया। अब कुल्हाड़ी चलाने की बारी मेरी थी। भालू एक बार चोट खा चुका था, इसलिए मेरा आगे आना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अनेक प्रकार की युक्तियां लगाकर भालू पर निशाना साधने लायक फासला हासिल कर सका। जब मैं बालक था तो मेरी महत्वाकांक्षा थी कि मैं कनाडा का लंबरमैन बनूं। मैंने पर्याप्त कौशल प्राप्त कर लिया था, इतना कि माचिस की तीली को कुल्हाड़ी से मैं 2 भागों में काट सकूं। इसलिए मुझे कोई भय नहीं था। कुल्हाड़ी के मालिक को डर था कि उसकी कुल्हाड़ी पत्थरों पर गिरकर खराब न हो जाए। जब मैं भालू के थोड़ा पास पहुंचा तो कुल्हाड़ी का सारा ब्लेड उसकी खोपड़ी में घुसा दिया। हिमालय के भालुओं की चमड़ी पहाड़ियों के लिए बहुत मूल्यवान होती है। मैंने कुल्हाड़ी के मालिक को कह दिया कि भालू की चमड़ी और घुराल के मांस का वो बड़ा भाग ले सकता है। ये सुनकर वो गर्व का अनुभव कर रहा था और शेष लोग उससे ईर्ष्या कर रहे थे। गांव से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी। वे भालू की चमड़ी उतारने में सहायता करने वाले थे और मांस में अपना हिस्सा भी ले सकते थे। मैं पहाड़ पर चढ़कर गांव पहुंचा। मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि जाने से पहले घायल लड़की को मिलकर जाऊंगा, सो वहां मिलकर आया था। वो दिन बहुत थकाने वाला था। पिछली रात नरबख्शी यदि आता तो मुझे सोते हुए में ही पकड़ लेता। डलकनिया आते हुए सड़क पर वृक्षहीन पहाड़ियों की चढ़ाई काफी कठिन थी। जब मैंने गांव वालों से इसकी चर्चा की तो उन्होंने सुझाव दिया कि मैं हैराखल की ओर से वापस जाऊं। इस रास्ते में केवल एक ही चढ़ाई थी, उसके बाद रामगढ़ तक का मार्ग उतराई का था। यह यात्रा मैं नैनीताल तक कार से कर सकता था। मैंने रात को ही अपने आदमियों से कह दिया था कि वो सूर्योदय से पहले ही चलने की तैयारी कर लें। उन्हें सामान बांधने की हिदायत देकर अपने पीछे आने के लिए कहकर डलकनिया में अपने मित्रों से मिलकर 2 मील की चढ़ाई के लिए चल पड़ा। मार्ग सकरी गहरी पहाड़ियों में से प्रवेश करके बार बार बाहर निकलने का था। साथ ही घने शाहबलूत और चीड़ के पेड़ और नीचे झाड़ियों से भरा था। बागिन की 1 सप्ताह से कोई खबर नहीं थी, इसलिए मैं और भी सचेत था। कैंप छोड़ने के 1 घंटे बाद तक बिना किसी दुर्घटना के पहाड़ी के पास खुले इलाके में पहुंच गया था। यह इलाका जंगल रोड से 100 गज की दूरी पर था। वृक्षहीन खुली जगह नाशपाती के आकार की थी, लगभग 100 गज लंबी और 50 गज चौड़ी। उसके मध्य में वर्षा के जल का स्थिर तालाब था।
सांबर और दूसरे पशु यहाँ पर पानी पीने आते थे। यहीं पर वो लोट लोट कर खेलते भी थे। इसके आसपास के रास्ते खोजने के लिए मैंने पगडंडी छोड़कर चट्टान के शिखर के पास से सड़क तक का रास्ता पकड़ा। मैं ज्यों ही तालाब के पास पहुंचा, मुझे बाघिन के पैरों के निशान दिखाई दिए। वो भी उसी दिशा से आई थी जिससे मैं पहुंचा था। मेरे आने से अस्थिर होकर वो तालाब को पार करके घने पेड़ों और जंगल क्षेत्रों में चली गई थी। एक बड़ा मौका हाथ से निकल गया। यदि मैं आगे से जितना सावधान था, उतना ही पीछे का भी ध्यान रखता, तो मैं उसे पहले देख सकता था। खैर, अब भी परिस्थिति मेरे लिए अनुकूल थी। बाघिन ने मुझे देख लिया था, तभी तो वो तालाब पार करके तेजी से छुपने की जगह ढूंढ रही थी। मुझे देखने के बाद उसने ये भी देख लिया कि मैं अकेला हूँ। अपनी जगह से वो निरंतर मुझ पर नजर रखे हुए थी। उसे लग रहा था कि मैं भी पानी पीने जा रहा हूँ। अब तक मेरी गतिविधि बहुत सहज थी। यदि मैं उसको विश्वास दिला सकूं मैं उसकी उपस्थिति से अनजान हूं, तो शायद वो मुझे दूसरा मौका दे दे। मैं अपने हैट के नीचे से उसे देख रहा था। बीच बीच में झुक झुक कर छोटी लकड़ियां चुन रहा था। मैं बार बार खांस रहा था, कभी पानी इधर फेंकता, कभी उधर। मैंने चट्टान की निचली ओर जाकर आग जलाई, फिर सिगरेट जलाकर पी। तब तक आग बुझ गई और मैं जमीन पर लेट गया। मैंने अपनी बाईं बाह का तकिया बनाकर सिर उस पर रखा, राइफल के घोड़े पर अंगुली रख पास में रख ली। मेरे ऊपर की चट्टान इतनी सीधी थी कि कोई भी पशु उस पर पैर टिका नहीं सकता था। इस समय मुझे अपने आगे का भाग ही बचाना था। मैं सुरक्षित था। अब तक मैंने ना तो कुछ देखा न सुना, परंतु मुझे मालूम था कि बाघिन मुझे देख रही है। मेरे हैट की रिम मेरी आंखों को ढक तो रही थी, परंतु मेरी दृष्टि को नहीं। मैं जंगल का कोना कोना देख पा रहा था। हवा बिल्कुल बंद थी, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। मेरे आदमी मेरे कहे अनुसार इकट्ठे आ रहे थे, बीच बीच में गाते हुए। अभी उनके आने में 1-1.5 घंटा था। इस दौरान हो सकता था कि बाघिन मुझ पर आक्रमण कर दे। कई बार हमें लगता है कि समय बीत ही नहीं रहा, और कई बार आभास होता है कि वक्त जैसे उड़ गया। मेरी बाईं बांह, जिसको मैंने तकिया बनाया था, बहुत समय से जड़ हो गई थी। स्पर्शानुभूति नहीं हो रही थी, यानी कि मेरी बांह सुन्न हो गई थी। फिर भी मैंने देखा मोड़ पर लोग ऊंची आवाज में गाते हुए आ रहे हैं। शायद इसी मोड़ से बाघिन ने मुझे देख लिया था। वो जल्दी से पानी पीकर मुड़ी और भाग गई। इस यात्रा का अंतिम अवसर भी असफल रहा। मेरे साथी विश्राम कर चुके तो हम सब पहाड़ी पर चढ़कर सड़क तक आए। 20 मील तक चलकर हम हैरा खाल में स्थित जंगल के रेस्ट हाउस तक पहुंचे। लगभग 200 गज चलने के बाद मैदान आया। वहां से सड़क घने जंगल में प्रवेश कर गई। यहाँ मैंने साथियों को आगे चलने को कहा और स्वयं उनके पीछे चलने लगा। इस प्रकार 2 मील चलने के बाद सड़क पर बैठा एक आदमी मिला। वो भैंसें चरा रहा था। अब नाश्ते का समय हो रहा था। मैंने उससे पूछा कि पानी कहाँ मिलेगा। उसने बताया कि ठीक सामने से नीचे जाकर एक झरना है। उसके गांव के लोग वहीं से पानी भरते हैं। वहां तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि थोड़ी दूर पर सड़क के पास ही एक और झरना मिल जाएगा। उसका गांव घाटी के ऊपरी भाग पर था। वहां पर लोहाली में एक स्त्री मारी गई थी। उसके बाद से बाघिन की कोई खबर नहीं मिली। कदाचित वो कस्बे के दूसरे छोर पर है। मैंने उसका भ्रम दूर करने के लिए उसे बताया कि बाघिन के पैरों के ताजे निशान मैंने ताल पर देखे हैं। मैंने उसे समझाया कि वो अपनी भैंसें, जो लगभग 10 थीं, लेकर गांव चला जाए। उसकी भैंसें दूर तक बिखरी हुई थी। उसका कहना था घास चर ले तो जल्दी ही चला जाएगा। उसको एक सिगरेट देकर और दोबारा चेतावनी देकर मैं आगे चला गया। उसके बाद क्या हुआ, गांव के लोगों ने कुछ महीनों के बाद मेरे दूसरे दौरे में मुझे बताया। जब वो आदमी घर पहुंचा तो उसने मेरी और उसकी बातचीत के बारे में बताया। उसका कहना था कि मेरा दिया सिगरेट जलाकर हवा को रोकने के लिए वो झुका। उसी स्थिति में पीछे से उसके दाएं कंधे से बाघिन ने उसे पकड़ा और पीछे की ओर खींचा। उसने मदद के लिए थोड़ी देर पहले गए लोगों को पुकारा, पर उसकी आवाज नहीं पहुंची। मदद पास ही थी। जो ही भैंसों ने उसकी चीख और बाघिन की गुर्राहट की मिली हुई आवाज सुनी तो वो सब भागती हुई आई और बाघिन को भगा दिया। चरवाहे का कंधा और बाहें टूट चुकी थी। बड़ी कठिनाई से वो एक भैंस पर चढ़ गया और उन बहादुर भैंसों के साथ घर पहुंच गया। गांव वालों ने उसके कंधे और बाह को किसी तरह कसकर बांध दिया। इन लोगों ने 30 मील दूर उसे कंधों पर उठाकर बिना रुके हल्द्वानी के अस्पताल में पहुंचाया। वहां दाखिले के कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज मनुष्य के जीवन के धागे काटता है तो एक धागा छोड़ देता है, फिर दूसरा काट देता है, और हम समझ ही नहीं पाते कि एक छोड़ा और दूसरा क्यों काटा। इसे क्या कहा जाए, किस्मत। 1 महीने के लिए मैं खुले टेंट में सोया। वहां से 100 गज तक कोई मनुष्य नहीं रहता था। सुबह से पहले उठकर
शाम तक मैं जंगलों में भटकता था। कभी कभी एक स्त्री का वेश बनाकर घास काटने की उन जगहों पर जाता था जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। इस दौरान नरबख्शी ने मुझे अपने शिकारों की संख्या में बढ़ोतरी करने के कितने ही अवसर खोए होंगे, और अब जब वो अंतिम प्रयास करने ही वाली थी तो वो अभागा चरवाहा अचानक मिल गया और वही उसका शिकार बन गया। फरवरी में फिर डलकनिया वापस आया। बहुत से मनुष्य मारे गए, उससे भी अधिक घायल हुए। पिछली गर्मियों में कस्बे से मेरे जाने के बाद काफी बड़े क्षेत्र में ये दुर्घटनाएं घटी थी। बागिन कहाँ है किसी को पता नहीं था। मैंने लौटने का फैसला कर लिया। सोचा कि अब वो इलाका मेरा जाना पहचाना है, मैं वहीं जंगलों में ही डेरा डालूंगा। मेरे वहां पहुंचने पर मुझे बताया गया कि एक गाय की हत्या पिछली शाम हुई, ठीक उसी जगह जहां भालू का शिकार किया गया था। पशु चराने वाले लोगों को पक्का विश्वास था कि गाय को मारने वाला बाघ ही था। मरी हुई गाय झाड़ियों के पास वीरान खेत के किनारे पड़ी हुई थी और जहां मेरा तंबू लगाया जा रहा था वहां से दिख रही थी। गिद्ध उसके आसपास मंडरा रहे थे। मैंने अपनी दूरबीन से देखा, बहुत सारे गिद्ध पेड़ पर बैठे थे, परंतु गाय पर नहीं बैठ रहे थे। मैंने निष्कर्ष निकाले, पहला ये कि गाय को तेंदुए ने मारा था, और दूसरा ये कि वो गाय के पास ही कहीं लेटा हुआ था। खेत के नीचे की ओर जहां गाय पड़ी थी वहां जमीन एकदम सीधी ढलान पर थी। उस पर घना झाड़ झंखाड़ उगा हुआ था। नरबख्शी अभी पता नहीं कहाँ था। ऐसी स्थिति में इस जमीन पर इस समय जाना उचित नहीं था। दाईं ओर की एक ढलान थी, घास से ढकी हुई, परंतु वहां का मैदान बहुत खुला था। मैं छुपकर किसी भी तरह से लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता था। इसके अतिरिक्त झाड़ झंखाड़ से भरी एक खड्ड पहाड़ के शिखर से आरंभ होकर सीधे नंदौर नदी तक जाती हुई मरी हुई गाय से थोड़ी दूर तक। गिद्धों वाला पेड़ खड्ड के किनारे पर था। मैंने वहां पहुंचने के लिए खाई का रास्ता चुना। गांव वाले वहां का चप्पा चप्पा जानते थे। उनकी सहायता से मैं आगे का मार्ग तय करने लगा। जब तक मेरे आदमियों ने चाय बना दी, दिन ढलने को था। यदि मैं बहुत तेजी से चलता तो मरे पशु तक पहुंचकर रात से पहले कैंप तक वापस आ सकता था। जाने से पहले मैंने अपने साथियों से सावधान रहने को कहा। मैंने उनसे कहा कि यदि वो गोली चलने की आवाज़ सुने तो 3-4 आदमी तुरंत कैंप छोड़कर खुले मैदान में मेरे पास आ जाएं। दूसरी ओर यदि देर तक गोली चलने की आवाज़ ना आए और मैं सुबह तक ना लौटूं तो कुछ लोग इकट्ठे होकर मेरी खोज में जाएं। खड्ड रसभरी की झाड़ियों से भरी थी। बीच बीच में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। हवा का रुख नीचे की ओर था। मेरी प्रगति बहुत धीमी थी। कठिन चढ़ाई के बाद मैं गिद्ध वाले पेड़ तक पहुंच गया, लेकिन वहां से गाय दिखाई ही नहीं दे रही थी। वीरान क्षेत्र मेरी दूरबीन से तो बिल्कुल सीधा दिख रहा था, परंतु यहां आकर वो अर्धचंद्राकार मिला। सबसे चौड़े भाग से 10 गज इधर की ओर, उतना ही दूसरी ओर का क्षेत्र पतला होता जा रहा था। बाहर के किनारे पर घनी झाड़ियों से बॉर्डर बना हुआ था। अंदर की ओर पहाड़ी सीधे नीचे को जाती थी। जहां मैं खड़ा था वहां से 2/3 मैदान दिखता था। 1/3 देखने के लिए जहां गाय पड़ी हुई थी। यह आवश्यक था कि मैं एक बड़ा चक्कर लगाकर दूर से वहां पहुंचूं या फिर गिद्धों वाले पेड़ पर चढ़ूं। मैंने दूसरा विकल्प चुना। मेरे हिसाब से गाय का स्थान पेड़ से 20 गज दूर था। यह भी संभव था कि उसको मारने वाला पशु उससे भी कम फासले पर हो। मेरे पेड़ पर चढ़ने से उस पशु का अस्थिर होना तो तय था। इस समय वहां पर 20 गिद्ध थे और बहुत सारे झुंड इसी ओर आ रहे थे। पेड़ पर जगह नहीं थी, इसलिए पंखों के फड़फड़ाने और आपस में झगड़ने की आवाजें काफी तेज थीं। वृक्ष पहाड़ से अलग दूसरी ओर झुका हुआ था। भूमि से कोई 10 फीट ऊपर एक बड़ी सी शाखा बाहर की ओर लटकी हुई थी। राइफल को संभालते हुए उस शाखा तक पहुंचना बहुत ही कठिन था। गिद्धों का शोर फिर से शुरू हो, इसकी प्रतीक्षा में मैं शाखा के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ा। जरा सा फिसलने या गलत पैर पड़ने से बहुत घातक परिणाम हो सकता था। मैं 100 फुट से भी ज्यादा नीचे गिरता। चट्टानों पर बहुत ध्यान से संतुलन बनाकर मैं 2 शाखाओं में बटी हुई जगह पर बैठ गया। मृत गाय के शरीर से कुछ पाउंड मांस ही खाया गया था। वो अब मुझे पूरी दिखाई दे रही थी। मैं 10 मिनट तक निशाना साधने की अवस्था में रहा। मैं उस स्थान पर काफी कष्ट में बैठा। उसी समय 2 गिद्ध पेड़ से उड़े और चक्कर लगाने लगे। फिर गाय से थोड़ी दूर बैठ गए। वो अभी आराम से बैठ भी नहीं पाए थे कि तुरंत उड़ गए। उसी क्षण मेरी ओर की झाड़ी हल्की सी हिली और एक तगड़ा तेंदुआ प्रकट हुआ। जिन लोगों ने तेंदुए को प्राकृतिक वातावरण में ना देखा हो, वो उसकी भव्य चाल और उसके रंग के सौंदर्य का
अनुमान भी नहीं लगा सकते। उसका आकर्षण बाहरी ही नहीं, शरीर का एक एक पाउंड शक्ति से भरपूर था। वह जंगल के पशुओं में सबसे उत्तम है, साहस में भी किसी से कम नहीं। ऐसे पशु को कीड़ा कहना अन्याय है, अपराध है, और ऐसे लोगों का ज्ञान कैद में रखे गए भूखे, दुखी और खाज खुजली से पीड़ित तेंदुए तक ही सीमित है। मेरे सामने खड़ा तेंदुआ भव्यता का नमूना था, परंतु उसने अपना जीवन खो दिया था क्योंकि वो पशुओं का हत्यारा बन गया था। मैंने गांव वालों को वचन दिया था कि यदि मुझे अवसर मिला तो मैं उनको इन हिंसक पशुओं से मुक्त करूंगा। अवसर अब आ गया था। मुझे नहीं लगता कि तेंदुए ने इस गोली की आवाज को भी सुना होगा जिसने उसकी जान ले ली थी। जीवन में बहुत से ऐसे अबोधगम्य अनुभवों में से एक है कि दुर्भाग्य निरंतर किसी एक व्यक्ति अथवा परिवार को ही क्यों घेरता है। उदाहरण के लिए, गांव का एक 8 साल का मासूम बच्चा था। उसकी गाय के कारण मैंने तेंदुए को शूट किया था। 2 वर्ष पूर्व उसकी माँ अपनी गाय के लिए घर से दूर घास काटने के लिए गई। एक नरभक्षी ने उस पर आक्रमण किया और मारकर खा गया। 1 साल बाद उसका पिता भी इसी प्रकार से मारा गया। घर की सारी चीजें बेचकर पिता का कर्जा चुकाया गया। अब वो बच्चा उस गाय का मालिक बनकर जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद एक दिन गांव के 200-300 पशु जब घास चर रहे थे तो तेंदुए ने इस बालक की गाय को चुनकर मार डाला। मैंने बालक के टूटे दिल को तसल्ली देने के लिए एक लाल रंग की बहुत अच्छी नस्ल की गाय उसे दिलवा दी, परंतु वह जीवन भर की साथिन सफेद गाय को भूल नहीं पाया। मेरी युवा भैंसों की देखभाल मेरे आदमी ने खूब अच्छी तरह से की थी। जब मैं वापस आया तो उनको बाहर बांधने लगा। हालांकि मुझे बहुत कम उम्मीद थी कि बाघिन को वो लुभा सकेंगी। नंदौर घाटी से 5 मील नीचे कई हजार ऊंची चट्टान के नीचे की ओर एक गांव बसा था। नरभक्षी ने कुछ महीने पहले गांव के बाहरी क्षेत्र में 4 लोगों को मार डाला। तेंदुए को शूट करने के कुछ ही दिन बाद इसी गांव से एक प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आया। उनका अनुरोध था कि मैं डलकनिया से अपना कैंप हटाकर उनके गांव के निकट चुने गए स्थान पर ले जाऊं। उनका कहना था कि पहाड़ के ऊपर कई बार नरभक्षी को घूमते हुए देखा गया है। वहीं कहीं किसी गुफा में वो रहता है। उसी सुबह समाचार भी मिला था कि घास काटने गई स्त्रियों ने बाघ को देखा था। तब से सारा गांव आतंकित था। कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। प्रतिनिधि मंडल को भरसक सहायता करने का वचन देकर दूसरे दिन सवेरे सवेरे गांव के सामने वाली पहाड़ी पर चढ़कर 1 घंटे तक मैंने वहां का निरीक्षण किया। फिर अपनी दूरबीन से चारों तरफ काफी देर तक जांच की। उसके बाद घाटी को पार करके गहरी खड्ड के रास्ते से गांव के ऊपर की चट्टान पर चढ़ा। यहाँ से मार्ग बहुत कठिन था। यहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ से गिरने का खतरा था। गिरता तो मेरी गर्दन टूट सकती थी। दूसरे आक्रमण होने का भी अंदेशा था और खुली जगह पर अपने को बचाना असंभव होता। 2 बजे तक मैंने चट्टान का काफी हिस्सा देख लिया था और दोबारा देखने का इरादा नहीं था। मैं अब घाटी के ऊपर अपने कैंप में नाश्ता करने जा रहा था। डलकनिया की ओर चट्टान पर चढ़ाई करने से पहले पीछे मुड़कर देखा तो 2 आदमी मेरी ओर भागते हुए आ रहे थे। मेरे पास आकर उन्होंने बताया कि बाघ ने खड्ड में एक बैल को मार डाला है। मैं सुबह इसी मार्ग से आया था। खैर, मैंने उनमें से एक आदमी को मेरे कैंप तक जाकर नौकर से चाय और कुछ खाना भेजने को कहा और दूसरे आदमी को साथ लेकर मैं घाटी की ओर चल पड़ा। खड्ड जहां बैल को मारा गया था वो 200 फीट गहरी और 100 फीट चौड़ी थी। उसके पास पहुंचते हुए मैंने देखा बहुत सारे गिद्ध नीचे से ऊपर आ रहे थे। खड्ड में बैल के पास पहुंचे तो उसकी चमड़ी और हड्डियां ही बची हुई थी। वो स्थान गांव से 100 गज दूर था, लेकिन वहां से ऊपर किनारे तक जाना संभव नहीं था क्योंकि दीवारें एकदम सीधी थीं। इसलिए मेरा गाइड मुझे 1/4 मील नीचे तक ले गया। वहां पशुओं की एक पगडंडी मिली। ये ऊपर की ओर जा रही थी और घनी झाड़ियों में प्रवेश करके बार बार बाहर निकलते हुए हम गांव पहुंच गए। गांव में मुखिया को बैल की हालत के बारे में बताया। उससे एक युवा भैंसा और छोटी लंबाई का मजबूत रस्सा मंगवाने के लिए कहा। जब तक ये सब आया मेरा भोजन भी दलकनिया से आ गया था। सूर्यास्त हो रहा था जब मैंने खड्ड में पुनः प्रवेश किया। मेरे पीछे बहुत से आदमी मुखिया का दिलवाया हुआ भैंसा लेकर आ रहे थे। जहां बैल मारा गया था वहां से 50 गज आगे वर्षा से टूटकर एक चीड़ का पेड़ खाई के तल में धंस गया था। पेड़ से बाहर निकले हुए भाग से भैंसों को रस्सी से कसकर बांध दिया गया। फिर वो सब लोग वापस लौट गए। वहां पास में कोई पेड़ नहीं था। खड्ड में बाहर को निकली एक छोटी सी शिला थी जिस पर बैठा जा सकता था। ये गांव की ओर थी। बड़ी कठिनाई से मैं उस पर चढ़ा। ये लगभग 2 फुट चौड़ी और 5 फुट लंबी थी और खाई की जमीन से 20 फुट ऊंची थी। शिला के नीचे
चट्टान अंदर की ओर मुड़ गई थी और उससे एक गहरा खड्डा बन गया था। शिला पर बैठे हुए मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा था। शिला नीचे की ओर कष्टकारी कोण पर झुकी थी। जब मैं उस पर बैठ गया तो ध्यान आया कि जिस ओर से मैं बाघ के आने की आशा कर रहा था उस तरफ तो मेरी पीठ थी। बंधा हुआ भैंसा मुझसे कोई 30 गज की दूरी पर मेरी बाईं ओर मेरे सामने था। सूर्य डूब चुका था, तभी लेटा हुआ भैंसा जल्दी से खड़ा हो गया और ऊपर की ओर देखने लगा। एक पल बाद एक पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आया। जिस दिशा से आवाज आई थी उस ओर गोली चलाना संभव नहीं था, इसलिए मैं एकदम स्थिर बैठा रहा ताकि मेरी उपस्थिति का आभास ना हो जाए। थोड़ी देर बाद भैंसा बाईं ओर मुड़ा और मेरी दिशा में देखा। इसका अर्थ यह था कि वो डरा हुआ था। वो जिससे भयभीत था वो मेरे नीचे बने गड्ढे में थी। थोड़ी देर बाद मुझे बाघ का सिर दिखाई दिया। बाघ के सिर पर गोली केवल आपातकाल में ही चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त मेरी ओर से कोई भी हरकत मेरी उपस्थिति उजागर कर सकती थी। 1-2 मिनट के लिए बाघ एकदम स्थिर हो गया, फिर तेजी से कूदकर भैंसे की पीठ पर जा बैठा। भैंसा बाघ के सामने था। उसके सींगों से बचने के लिए बाघ ने उस पर दाईं ओर से आक्रमण किया था। दोनों में कोई संघर्ष, कोई दांत गड़ाने की आवाज नहीं आई, केवल 2 भारी शरीरों के टकराने का धमाका था। उसके बाद भैंसा तो जड़ पड़ा था और बाघ आधा उस पर लेटा था। भैंसे के गले पर उसके दांत गड़े थे। सामान्यतः यह कहा जाता है बाघ शिकार के गले पर आघात करके उसे मारता है। ये गलत है। बाघ उसे अपने दांतों से मारता है। बाघ की दाईं तरफ मेरी ओर थी। अपनी 275 राइफल से मैंने बहुत सावधानी से गोली चला दी। भैंसे पर अपनी पकड़ छोड़कर वो चुपचाप मुड़ा और भागकर खड्ड से बाहर की ओर मेरी नज़रों से गायब हो गया। साफ था कि मेरा निशाना चूक गया, परंतु कैसे ये मैं समझ नहीं पाया। यदि बाघ ने मुझे या राइफल की चमकदार रोशनी को नहीं देखा तो उसके लौटने की संभावना थी, इसलिए राइफल फिर से चार्ज करके मैं बैठ गया। भैंसा बाघ के जाने के बाद गतिहीन था। मेरा विश्वास पक्का हो गया कि मैंने बाघ के बजाय भैंसे पर गोली चला दी थी। 10-15 मिनट बीत गए, तब जाकर मेरी शिला के नीचे से बाघ का सिर दूसरी बार दिखाई पड़ा। वो कुछ देर रुका और भैंसे के पास तक जाकर उसे देखता रहा। मैंने उसकी पूरी पीठ को लक्ष्य किया। मैं दूसरी बार गलती नहीं करना चाहता था। बहुत सावधानी से राइफल में से देखते हुए मैंने धीरे धीरे घोड़े को दबा दिया। मेरी आशा थी कि वो मर कर गिर जाएगा, पर वो छलांग लगाकर खड्ड में से पत्थरों को गिराता हुआ पहाड़ी की सीधी चढ़ाई चढ़कर चला गया। 2 शॉट 30 गज की दूरी पर ठीक ठीक रोशनी में मारे गए थे और गांव वालों ने भी सुने थे। वो बहुत चिंतित थे। अब इन परिस्थितियों में मुझे केवल भैंसे के शरीर में गोली के 2 छेद उन्हें दिखाने थे। मुझे लग रहा था कि पहाड़ों की कठिन चढ़ाइयाँ चढ़ते चढ़ते मेरी नज़र कमज़ोर पड़ गई है। फिर छोटी छोटी चीज़ों को देखकर मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा भ्रम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राइफल की 2 नाली में से देखकर मैं आश्वस्त हो गया कि बाघ को 2 बार गोली न लग पाने का कारण केवल मेरी बुरी निशानेबाजी को ही समझा जा सकता था। बाघ के तीसरी बार वापस आने की प्रतीक्षा करने का कोई तुक नहीं था। अगर वो आए भी तो जब रोशनी पर्याप्त थी, जब मैं तब कुछ नहीं कर पाया तो अब क्या कर पाऊंगा। इसलिए उस चट्टान पर बैठे रहने का कोई फायदा नहीं था। सारे दिन के श्रम से मेरे कपड़े अब भीगे हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। सर्दी और बढ़ने वाली थी। मैंने पतली खाकी कपड़े की निक्कर पहनी थी। शिला भी सख्त और ठंडी थी। गांव में मेरे लिए बनाई गई गर्म चाय मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। ये सभी कारण उचित थे। फिर एक कारण यहीं बैठे रहने के पक्ष में भी था। वो था मैन ईटर। इस समय काफी घना अंधेरा हो गया था। खड्ड के बड़े बड़े पत्थरों और घनी झाड़ियों से भरे चक्करदार रास्ते मेरे और गांव के बीच में थे। गांव वालों ने निसंदेह पिछले दिन नरभक्षी को देखा था। मेरी गोली भी नरभक्षी को लगी थी। उन्हें इस बात का पक्का विश्वास था, परंतु नरभक्षी अब कहाँ होगा, 50 मील पर या 25 गज से मुझे देख रहा होगा। ये सब विचार काफी परेशान कर रहे थे। मेरा वहां बैठना बहुत कष्टकारी था, पर मेरा विवेक कह रहा था कि मैं जहां हूं वहीं बैठा रहूं। जैसे जैसे लंबे घंटे बीत रहे थे, मेरा विचार पक्का होता जा रहा था कि नरभक्षी को रात को शूट करना कोई खेल नहीं था। ये सोच दृढ़ होती गई। मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था और अकड़ भी रहा था। जैसे ही शूट करने लायक पर्याप्त प्रकाश हुआ, मैंने नीचे उतरना शुरू कर दिया। तभी ओस से गीली चट्टान से फिसलकर मेरे पैर हवा में थे और नीचे की मेरी यात्रा पूरी हो गई। भाग्य से मैं रेतीले इलाके में गिरा और मुझे और मेरी राइफल को कोई चोट नहीं पहुंची। भोर का समय था, पर गांव जगा हुआ था। जल्दी ही मैं कुछ लोगों से घिर गया।
सब तरफ से उत्सुकता भरे प्रश्नों के उत्तर में केवल इतना ही कह सका कि मैं काल्पनिक बाग पर बिना बारूद के फायर करता रहा। चाय का पूरा बर्तन पीकर पासी धों धों करती आग को सेक कर मेरा भीतर और बाहर फिर से सक्रिय हो गया। उसके बाद गांव के सारे पुरुषों और लड़कों के साथ मैं खड्ड के पास गया। उनको खड्ड की दीवार से बाहर को निकली हुई वो शिला दिखाई जहां मैंने सारी रात बिताई थी। मैंने इस भीड़ को समझाया कि कैसे शिला के नीचे बने खड्ड से बाघ निकला और भैंसे पर कूदा। मेरे गोली चलाने के बाद वो कैसे तेजी से भागता हुआ खड्डे से बाहर निकल गया। तभी उत्तेजित भीड़ चिल्लाई, साहब देखिए, उधर बाघ मरा पड़ा है। मेरी रात भर की जगी थकी आंखें उधर देखकर भी धुंधली हो रही थी। बार बार आंखों को हाथों से मलने के बाद दिखाई दिया कि हाँ, सचमुच मरा हुआ बाघ पड़ा है। सबका सहज प्रश्न था कि 20-30 मिनट बाद मैंने दोबारा गोली क्यों चलाई। मेरा उत्तर था कि बाघ उसी जगह पर दोबारा दिखाई दिया था। वो भैंसे के पास खड़ा था जब मैंने गोली चलाई। वो फिर खड्ड में से उसी तरफ भाग गया। उसी समय औरतें और लड़कियां बाहर से आती हुई चिल्लाई, देखो देखो साहब, एक और बाघ मरा पड़ा है। दोनों एक ही आकार और वजन के थे, 60 गज के अंतर पर गिरे हुए थे। इस दूसरे बाघ पर प्रश्न उठे। गांव वालों ने कहा कि 4 मनुष्यों और पिछले दिन भैंस को जब मारा था तब तो केवल एक ही बाघ दिखा था। वास्तव में बाघों की संगम ऋतु यानी कि मेटिंग पीरियड नवंबर से अप्रैल तक होती है। इन 2 बाघों में एक नरभक्षणी है तो उसने अपना साथी खोज लिया होगा। गांव वालों ने खड्ड के नीचे उतरने के लिए एक सीधी खड़ी चट्टान का रास्ता खोज लिया था। मेरे पीछे पूरे गांव के निवासी थे। मैं मरे हुए भैंसे को लांघकर पहले बाघ के पास पहुंचा। मेरे मन में आशा जगी कि ये वही बूढ़ी बाघिन थी। पास वाले व्यक्ति को अपनी राइफल थमाकर मैं घुटनों के बल पर बैठकर उसके पैरों का निरीक्षण करने लगा। जिस दिन बाघिन ने गेहूं काटती हुई एक स्त्री पर छुपकर आक्रमण किया था तब खेत के किनारे पर उसने पैरों के स्पष्ट निशान छोड़े थे। वो नरभक्षी के पहले निशान थे जिनका मैंने बड़े ध्यान से निरीक्षण किया था। उन निशानों से पता चला कि बाघिन वृद्ध थी। उसके पैर चपटे और तिरछे हो गए थे। आगे के पैरों के तलवों पर गहरी रेखाएं बनी हुई थी। दाएं पैर पर एक गहरी लकीर ऊपर से नीचे तक गई थी। पंजे इतने लंबे हो गए थे कि मैंने कभी किसी बाघ में नहीं देखे थे। ये निशान इतने पृथक और विशिष्ट थे कि 100 मृत बाघों में भी नरभक्षी को पहचाना जा सकता था। ये देखकर मुझे दुख हुआ कि वो नरभक्षी नहीं था। वहां जमा हुए समूह को जब यह मैंने समाचार दिया तो सब ओर से अस्वीकृति की गूंज उठी। पिछली बार आने पर मैंने ही कहा था कि नरभक्षी बूढ़ी बाघिन है। उनका विश्वास था कि उनके 4 लोग जिसने मारे थे ये वही बाघिन है। इस दृढ़ प्रमाण के आगे पैरों के निशान की गवाही व्यर्थ थी। उन लोगों के अनुसार सब बाघों के पैर एक जैसे होते हैं। दूसरा बाघ इन परिस्थितियों में नर ही था। जब मैं बाघिन की चमड़ी उतारने के लिए तैयार हुआ तो कुछ आदमियों की टीम बनाकर बाघ को लाने के लिए भेजा। साथ वाली खड्ड ढलान वाली और तंग थी। बहुत शोर करते हुए, जोर जोर से हंसते हुए दूसरे बाघ को लाकर बाघिन के पास लिटा दिया गया। दर्शकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। ऊपर से सूर्य की तीखी किरणें जैसे मेरी पीठ पर प्रहार कर रही थी। ऐसे में 14 घंटे पहले मरे हुए बाघों की चमड़ी उतारना मेरे जीवन के सबसे अरुचिकर कामों में से एक था। मध्याह्न से पहले काम पूरा हो गया। चमड़ियों को अच्छी तरह से बांधकर मैंने उठाने के लिए अपने आदमियों को दे दिया। अब मैं अपने कैंप की ओर 5 मील चलने के लिए तैयार था। दूसरे दिन मुखिया और आसपास के गांव वाले आए। जाने से पहले मैंने उन्हें चेतावनी दी कि चौगढ़ का नरभक्षी अभी भी जीवित है। यदि आप सब अपने बचाव कार्य में ढीले पड़ गए तो उसे मौका मिल जाएगा जिसकी प्रतीक्षा में बाघिन रहती है। यदि मेरी बात को गंभीरता से लिया जाता तो नरभक्षिणी ने इतने लोगों का शिकार नहीं किया होता। बाघिन की कोई खबर नहीं थी। मैं डलकनिया में कुछ सप्ताह ठहरकर तराई के अफसरों से पूर्व निश्चित मीटिंग के लिए चला गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर विवियन मार्च 1930 में नरभक्षियों के क्षेत्र में दौरे पर थे। उसी महीने की 22 को एक अर्जेंट मैसेज मिला। वो चाहते थे कि मैं तुरंत काला आगर पहुंचूं। वो वहीं पर मेरी प्रतीक्षा करेंगे। काला आगर नैनीताल से लगभग 50 मील पर था। मैं पत्र मिलने के 2 दिन बाद सुबह के नाश्ते के समय काला आगर फॉरेस्ट बंगलो पर पहुंच गया। वहां मिस्टर और मिसेज विवियन दोनों ठहरे हुए थे। नाश्ता करते हुए विवियन दंपत्ति ने बताया कि वे 21 मार्च की दोपहर के बाद यहाँ पहुंचे थे। जब वो बरामदे में चाय पी रहे थे उनके बंगले के आसपास 6 स्त्रियां घास काट रही थी। तभी एक नरभक्षी ने एक स्त्री पर आक्रमण किया और उसे मारकर उठाकर ले गया। जल्दी जल्दी राइफलें पकड़कर अपने स्टाफ के साथ विवियन ने उसका पीछा किया। कुछ दूर जाकर शाह बलूत के पेड़ के नीचे
झाड़ियों में छिपाई हुई स्त्री का शव मिल गया। बाद में निरीक्षण करने पर मुझे पता चला कि विवियन के आने पर बागिन पहाड़ी से नीचे उतरकर रस भरी की झाड़ियों के झुरमुट में छिप गई थी। शाहबलूत के पेड़ पर विवियन के लिए एक मचान बनाई गई। कुछ दूर दूसरे पेड़ पर 2 आदमियों के लिए दूसरी मचान बांधी गई। यह स्त्री के शव के ऊपर थी। वो लोग रात भर बैठे रहे, पर बागिन का कोई नामो निशान नहीं दिखा। दूसरी सुबह स्त्री का अंतिम संस्कार कर दिया गया और एक भैंसा उस स्थान पर बांध दिया गया। यह स्थान बंगले से आधा मील दूर फॉरेस्ट रोड पर था। उसी रात वो भैंसा नरभक्षी द्वारा मार दिया गया था। दूसरे दिन शाम को मिस्टर एंड मिसेस विवियन भैंसे पर बैठ गए। उस रात चंद्रमा नहीं था। दिन का प्रकाश धूमिल हो चला था। आसपास की वस्तुएं अस्पष्ट हो रही थी। उनको एक आवाज सुनाई दी, फिर एक पशु आता हुआ दिखाई दिया। अंधेरे में उन्हें वो भालू दिखाई दिया। इस गलती के कारण उनका सारा शिकार का खेल व्यर्थ हो गया और नरभक्षी को शूट करने का श्रेय उनके नाम नहीं हो सका। वैसे वो दोनों कुशल राइफल चलाने वाले थे। 25 तारीख को वो लोग काला अगड़ से चले गए। उसी दिन मेरी 4 भैंसें आ पहुंची। अब ये पता चल गया था कि बागिन भैंसे जैसे प्रलोभन को भी स्वीकार कर रही थी, तो मैंने फॉरेस्ट रोड पर 200 गज के फासले पर भैंसों को बांध दिया। लगातार 3 रातें बागिन उधर से गुजरी, परंतु उसने भैंसों को छुआ भी नहीं। चौथी रात बंगले के सबसे पास वाली भैंस को मार डाला। पास जाकर निरीक्षण करने पर मैं बहुत निराश हुआ, क्योंकि इन भैंस को 2 तेंदुओं ने मारा था। मैंने पिछली रात उनकी आवाज़ सुनी थी, परंतु इस इलाके में गोली नहीं चलाना चाहता था। मैं बागिन को यहाँ से दूर नहीं भेजना चाहता था, मगर तेंदुओं को ना शूट करता तो मेरी बची हुई भैंसों को वो जरूर मार देते। इसलिए जब वो भैंस के ऊपर वाली चट्टान पर धूप सेक रहे थे, मैंने उन दोनों को शूट कर दिया। काला अगर बंगले से फॉरेस्ट रोड कई मीलों तक पश्चिम की ओर जाते हुए बहुत ही सुंदर चीड़ शाहबलूत के पेड़ों की कतारों में से निकलना बहुत ही सुहावना सफर लगता है। कुमाऊं की तुलना में इन पहाड़ियों और जंगलों में शिकार के खेल के लिए सांबर, काकड़ और सुअर, साथ ही पक्षियों की विशाल संपदा मिलती है। 2 अवसरों पर मुझे शक हुआ कि बागिन ने इसी जंगल में सांबर को मारा। दोनों बार खून के धब्बे तो मिले, परंतु पशुओं के शव नहीं मिले। अगले 14 दिन मैंने सूर्य के प्रकाश में फॉरेस्ट रोड पर बिताए, जहां कभी किसी ने पैर ना रखा होगा। उस दौरान केवल 2 बार मैं बागिन के पास तक जा पाया। पहली बार काला अगर पुल के पास सबसे अलग जनहीन एक गांव में गया था। यह जगह छोड़कर निवासी जा चुके थे। कारण था नरभक्षियों का आतंक। वापसी में मैंने पशुओं का पगडंडी वाला मार्ग लिया। ये मार्ग पहाड़ी के ऊपर से दूर तक नीचे की ओर जा रहा था, जहां फॉरेस्ट रोड भी थी। चट्टानों के पास गया तो मुझे अचानक किसी खतरे का आभास हुआ। फॉरेस्ट रोड तक का फासला लगभग 300 गज का था। पहाड़ के बाद रास्ता सीधा नीचे कुछ दूर तक जाकर दाईं ओर मुड़ता था, फिर तिरछा होकर पर्वत के उस ओर जा रहा था। चट्टानों का ढेर दाईं ओर बीच में पड़ता था। चट्टानों के बाद एक हल्का सा मोड़ पगडंडी को बाईं ओर ले गया और 100 गज जाकर एक और तीखा मोड़ नीचे फॉरेस्ट रोड से जुड़ गया था। इस रास्ते से मैं बहुत बार गया था, परंतु यह पहला अवसर था जब मैं चट्टानों के पास से गुजरते हुए झिझक रहा था। इन चट्टानों से बचकर निकलना हो तो मुझे कई 100 गज के घने झाड़ झंकाड़ में से निकलना होगा, या फिर एक बड़ा लंबा चक्कर लगाना पड़ता। पहला रास्ता खतरों से भरा था। मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि सूर्य डूबने ही वाला था। मुझे अभी 2 मील और आगे जाना था। तो मुझे पसंद हो या ना हो, मुझे चट्टानों का मार्ग ही लेना पड़ा। पहाड़ी के ऊपर हवा तेज चल रही थी, इसलिए मेरी बाईं ओर के रास्ते पर घनी झाड़ियों की मैं उपेक्षा कर सका। अब मुझे दाईं ओर की चट्टानों पर अपना ध्यान केंद्रित करना था। 100 गज के बाद खतरे वाला क्षेत्र गुजर जाने वाला था। ये फासला मैंने एक एक कदम ध्यान से रखकर किनारे किनारे चलकर चट्टानों की ओर मुंह करके राइफल कंधे पर टिकाकर पार किया। आगे बढ़ने का बहुत ही अनोखा तरीका था ये। चट्टानों से 30 गज परे खुला क्षेत्र था, जहाँ कोई वृक्ष नहीं था। ये रास्ते दाईं ओर से शुरू होकर पहाड़ी तक 50 या 60 गज तक फैला था। इस स्थान पर एक काकड़ घास खा रहा था। मैंने उसको पहले देख लिया था, उसने मुझे अभी तक देखा नहीं था। मैं उसे आंख के कोने से देख रहा था। मुझे देखकर उसने अपना सर पीछे की ओर फेंका। मैं उसकी दिशा में देख नहीं रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो एकदम जड़ होकर खड़ा हो गया। इन जीवों की यही आदत है कि सामने वाले ने शायद उन्हें देखा नहीं। कैंची मोड़ पर पहुंचकर मैंने कंधे के ऊपर से देखा तो काकड़ ने सिर नीचे कर लिया था और वो पहले की तरह घास खा रहा था। मोड़ पार करने के बाद मैं थोड़ी देर पगडंडी पर चला। अब काकड़ पहाड़ी के ऊपर की ओर तेजी से भागा। वो पागलों की तरह भौंक रहा था। मैं लंबे डग भरता हुआ वापस मोड़ तक जा पहुंचा।
मैं सही समय पर पहुंच गया क्योंकि तभी नीचे के रास्ते पर झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई। स्पष्ट था कि काकड़ ने बागिन को देख लिया था। पगडंडी ही वो जगह थी जहां से उसने बागिन को देखा होगा। झाड़ियों के पीछे से जो हलचल मैंने देखी थी वो किसी पक्षी की भी हो सकती थी या फिर बागिन की भी। खैर, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी खोजबीन तो आवश्यक थी। चट्टानों के नीचे से पानी रिसते हुए लाल बजरी वाले रास्ते पर टपक रहा था। वहां मेरे पैरों के निशान बने हुए थे। उन्हीं पर बागिन के तिरछे छापे बने हुए थे। वहीं पर वो चट्टान के ऊपर से कूदी थी और मेरा पीछा कर रही थी। काकड़ ने चेतावनी भरी भौंकने की आवाजें दी थी। तभी बागिन रास्ता छोड़कर झाड़ियों में दुबक गई थी। वहीं पर मैंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी थी। बागिन तो इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से परिचित थी। चट्टानों पर मुझे मारने का अवसर न मिलने के कारण पहले तो वो कैची मोड़ पर ही मुझ पर आक्रमण करने वाली थी। काकड़ ने खेल बिगाड़ दिया। अब शायद वो घने झाड़ झंखाड़ में रास्ता बनाकर दूसरे मोड़ पर मुझे घेरने वाली थी। आगे उसी रास्ते पर जाना उचित नहीं था, इसलिए मैं काकड़ के पीछे पीछे खुले इलाके की ओर चला गया। बाईं ओर मुड़कर मैं अपना रास्ता बनाता हुआ मैदान में आ गया और नीचे फॉरेस्ट रोड पर पहुंच गया। यदि दिन में पर्याप्त प्रकाश होता तो उस शाम मैं बागिन का काम तमाम कर देता, क्योंकि परिस्थितियां मेरे अनुकूल थीं। जब वो चट्टानों के सुरक्षित स्थान से बाहर निकल आई तो वो मेरे उद्देश्य को नहीं जानती थी, जबकि मैं उसके इरादे से भली भांति परिचित था। खैर, सब कुछ मेरे अनुकूल होते हुए भी मैं उसका फायदा नहीं उठा सका, क्योंकि शाम घेर आई थी। मैंने पहले भी कहीं अपनी सिक्स सेंस या सहज बोध के बारे में जिक्र किया है, जो हमें आने वाले खतरे का आभास कराता है। मैं इस विषय पर अधिक बात न करके केवल इतना ही कहूंगा कि यह बोध वास्तविक है। मैं इसे जानता नहीं, इसलिए इसे समझा भी नहीं सकूंगा। इस प्रसंग में मैंने बाघिन को न देखा, न सुना, न किसी पक्षी या पशु ने उसकी उपस्थिति का कोई संकेत दिया था। फिर भी मैं निश्चित रूप से जानता था कि वह चट्टानों के पीछे मेरी प्रतीक्षा कर रही है। उस दिन कई घंटों से मैं बाहर था और जंगल में कई मील चल चुका था। फिर भी मैं अथक भाव से सावधानी बरत रहा था। पहाड़ के शिखर पर चट्टानों को देखते हुए मुझे अनुभव हुआ कि इनमें मेरे लिए कोई संकट छिपा हुआ है। ये सहज बोध बस 2 मिनट बाद ही यथार्थ प्रमाणित हुआ। काकर की जंगल के साथियों के लिए चेतावनी भरी भौंकने की आवाज से और मेरे पैरों के निशानों पर मैन ईटर के पगमार्क से। अब तक के मेरे विवरण को जिन पाठकों ने धैर्यपूर्वक पढ़ा है, उनके लिए मैं बागिन के साथ अपनी प्रथम और अंतिम भेंट का स्पष्ट और विस्तृत वर्णन करना चाहता हूँ। कालाअगर में पहुंचने के 19 दिन बाद 11 अप्रैल 1930 की दोपहर से पहले बागिन से मेरी मुलाकात हुई। मैं उस दिन 2 बजे अपने 3 भैंसों को फॉरेस्ट रोड पर पहले से चुनी हुई 3 जगहों पर बांधने के लिए गया। बंगले से 1 मील पहले सड़क पहाड़ियों के शिखर पर एक उन्नत भूभाग से गुजरते हुए उत्तर से पश्चिम की ओर कालाअगर की पर्वत श्रृंखला पर जाती है। वहां मुझे जलावन के लिए लकड़ी इकट्ठी करते हुए बहुत से आदमी मिले। उनमें से एक वृद्ध ने नीचे की एक पहाड़ी की ओर शाहबलूत के पेड़ के नीचे झाड़ियों के झुरमुट की ओर संकेत किया। उसका कहना था, पिछले वर्ष वहीं से आकर बागिन ने उसके बेटे को मार डाला था। बेटे की आयु केवल 18 वर्ष की थी। मैंने पिता के मुख से उसके पुत्र की हत्या की दुख भरी कहानी नहीं सुनी थी, इसलिए जब हम लोग सड़क के किनारे धूम्रपान कर रहे थे तो उसने इस भयानक दुर्घटना का वर्णन किया। फिर जहां उसका पुत्र मारा गया वो स्थान दिखाया। दूसरे दिन उसके शरीर के जो भी अवशेष मिले उनके बारे में भी बताया। वृद्ध अपने बेटे की मृत्यु के लिए उन 25 लोगों को दोषी मान रहा था जो उस दिन लकड़ियां चुनने आए थे। व्याकुल होकर वो कह रहा था कि वो सब मेरे बेटे को बागिन के हाथों मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग गए। मेरे पास बैठे हुए कुछ लोग उन 25 लोगों में शामिल थे। उन्होंने अपने ऊपर लगाए हुए आरोपों का जोरदार खंडन किया, उल्टे वृद्ध को ही दोषी ठहराया। वो कह रहे थे कि यही जोर से चिल्लाता हुआ आया था कि इसने बाघ की गर्जना सुनी है। सब अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो भाग जाओ। ये सुनकर भगदड़ मच गई। वृद्ध पिता किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। सिर हिलाते हुए बोला, तुम सब बड़े हो, वो तो लड़का था, उसे अकेला छोड़कर तुम क्यों भाग गए? मुझे पश्चाताप हो रहा था कि मैंने ये प्रश्न क्यों पूछे, जिससे सब इतने उत्तेजित हो गए और फिर पुत्र वियोग में दुखी पिता को ही दोष देने लगे। इन सब बातों से क्या लाभ हुआ? मैंने अपने आदमियों को निर्देश दिया कि एक भैंसे को वहां बांध दो जहां वो लड़का मारा गया था और बाकी 2 भैंसे बंगले पर वापस ले आओ। हम जहां बैठे थे वहीं पास में ही एक फुटपाथ नीचे पहाड़ी से वादी की ओर जा रहा था।
फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते से ऊपर चीड़ के पेड़ों से घिरी ढलान से 2 मील आगे तक जाकर फॉरेस्ट रोड से मिल जाता था। ये मार्ग एक खुले जमीन के टुकड़े के पास से शाह बलूत के पास की झाड़ियों के झुरमुट तक जा रहा था, जहां पर वो लड़का मारा गया था। जमीन के इस टुकड़े पर एक अकेला चीड़ का छोटा पेड़ था। मैंने उसको काट कर वहां भैंसे को बांध दिया। एक आदमी को घास काटकर उसके सामने रखने को कह दिया। माधो सिंह नाम का एक व्यक्ति गढ़वाल से युद्ध में काम करता था और बाद में अब यूनाइटेड प्रोविंस सिविल पायनियर फोर्स में काम कर रहा था। वो मेरे साथ था। उसको मैंने शाह बलूत के पेड़ पर चढ़ा दिया। उसको हिदायत दी कि वो अपनी कुल्हाड़ी के सिर को सूखी शाखा पर बजाता रहे, साथ ही गांव वालों की भांति ऊंची आवाज में पुकारे। मैं 4 फुट ऊंची चट्टान पर बैठ गया। चट्टान के पार पहाड़ी सीधी नीचे वादी की ओर जा रही थी। वो घने पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों से ढकी हुई थी। नीचे मैदान से घास काटकर पहले वाले आदमी ने कई चक्कर लगा लिए थे। पेड़ पर बैठा माधो सिंह कभी चिल्ला रहा था, कभी मस्ती में गा रहा था। मैं चट्टान पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मेरी राइफल मेरे बगल में थी। जब अचानक मैं सजग हो गया, नरबख्शी आ गया। जमीन पर खड़े आदमी को मैंने जल्दी से अपने पास बुलाया और सीटी बजाकर माधो सिंह को चुप रहने का इशारा किया। मैदान 3 ओर से खुला था। माधो सिंह पेड़ पर मेरी बाईं ओर था। घास काटने वाला मेरे सामने था, जबकि भैंसा मेरे दाईं ओर था। वो बेचैन हो रहा था। इस क्षेत्र में बाघिन मेरी नज़र से बच नहीं सकती थी। वो जैसे ही पास आई तो मुझे समझ में आ गया कि वो मेरे पीछे की ओर नीचे है। मैंने जैसे चाहा था, निसंदेह वैसे ही बाघिन माधो सिंह की आवाज़ से आकर्षित हुई। वो चट्टान पर आ गई और मुझे ऊपर की ओर मुंह करके देख रही थी। शायद आगे क्या करना है ये तय कर रही होगी। मेरे जगह बदलने पर और आदमियों के मौन हो जाने की वजह से वो शक में पड़ गई थी। खैर, थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक सूखी टहनी पहाड़ी से गिरी। तब मेरी बेचैनी कम हुई और तनाव चला गया, परंतु एक अवसर हाथ से निकल गया। फिर भी मेरे पास एक शॉट लेने का मौका था। मुझे विश्वास था कि वो जल्दी लौटेगी। जब वो हमें वहां ना पाएगी तो निश्चित होकर भैंसे को मारकर संतुष्ट हो जाएगी। अब भी दिन डूबने में 4-5 घंटे शेष थे। मैं वादी को पार करके सामने जाकर ऊपर की ओर से पहाड़ी को देख पाऊंगा। यदि मुझे शूट करने का अवसर मिला तो वो 200-300 गज का फासला होगा और मेरी .275 की राइफल अचूक थी। यदि मैं उसको घायल भी कर सकूं तो उसके रक्त की रेखा तो मिल जाएगी, जिसके पीछे पीछे जाकर मैं उसे खोज लूंगा। निश्चित रूप से महीनों जंगल जंगल मीलों खोजते रहने से तो यही रास्ता अच्छा रहेगा। मेरे साथ के आदमी मेरे लिए कठिनाई थे, परंतु उन्हें बंगले पर अकेले भेजना कत्ल से कम ना होता, इसलिए उनको साथ रखना इस समय मेरी ज़रूरत थी। भैंसे को पेड़ की जड़ से कसकर बांधने का कारण यह था कि बाघिन उसे खींच कर ना ले जा सके। मैंने मैदान को छोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ा ताकि मैं अपनी योजना को लागू कर सकूं। मैं चाहता था कि सामने वाली पहाड़ी से उसको शूट कर सकूं। 100 गज चलने के बाद मैं खड्ड पर आ गया। इस मार्ग पर चलते हुए दूर जाकर घनी झाड़ियां थीं। इनमें से 2 आदमियों के साथ प्रवेश करना उचित नहीं था। मैंने खड्ड में से ही जाना ठीक समझा, तो वहीं से प्रवेश करके वादी तक चलने का निर्णय लिया। खड्ड 10 गज चौड़ी और 4-5 फुट गहरी थी। जो ही मैं खड्ड में उतरा, एक नाइट जार फड़फड़ाती हुई उड़ गई। मैंने जिस चट्टान का सहारा लिया था वहां 2 अजीब से अंडे पड़े थे। एक का रंग भूसे जैसा था, उस पर भूरे रंग की गहरी रेखाएं बनी थी। दोनों का आकार भी अनोखा था। एक लंबा और तीखा था और दूसरा संगमरमर जैसा सफ़ेद और गोल। मेरे संग्रह में नाइट जार के अंडे नहीं थे। मैं इनको जमा करना चाहता था। मेरे पास उनको सुरक्षित रखने का कोई पात्र नहीं था। मैंने अपने बाएं हाथ में उन अंडों को रखा और काई से लपेट दिया। मैं खड्ड में आगे चला तो उसके किनारे ऊंचे होते जा रहे थे। 60 गज आगे चलकर खड्ड 12 से 13 फुट गहरी हो गई। वर्षा का पानी खड्डों में प्रवेश कर जाता है तो चट्टानें शीशे जैसी चमक जाती हैं। ऐसी चट्टान पर नीचे उतरने के लिए कोई पैर रखने की जगह नहीं थी। मैंने राइफल साथी को थमाई और नीचे फिसल गया। तभी मेरे दोनों ओर मेरे साथी भी छलांग मारकर आ गए। वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे। मुझे राइफल पकड़ा कर पूछने लगे कि क्या मैंने बाघ की आवाज़ सुनी है। मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। शायद फिसलते हुए चट्टान पर अपने कपड़ों की खिचखिच के शोर के कारण मुझे आवाज़ आई नहीं होगी। मेरे प्रश्न पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने घुरघुराहट की आवाज़ सुनी थी कहीं पास से ही, परंतु दिशा का ज्ञान उन्हें नहीं था। बाघ सामान्य रूप से अपनी उपस्थिति का भान नहीं होने देते। हम एक असंतोषजनक तर्क ये दे सकते हैं कि वो हमारे पीछे पीछे आई थी और मेरे नीचे फिसलने के बाद निराशा में उसने घुरघुराया हो।
जब हम तीनों पास पास खड़े थे, हमारे पीछे दाईं ओर 15 फुट की चट्टान खड्ड की ओर झुकी हुई थी। हमारी बाईं ओर 30-40 फुट ऊंची लुढ़की हुई बड़ी चट्टानें थीं। खड्ड की रेतीली जमीन पर एक बहुत बड़ा चीड़ का पेड़ गिरा हुआ था, जिसने खड्ड को अवरुद्ध कर दिया था। रेत इसी के कारण फैली थी। बाहर की ओर निकलती हुई चट्टान पेड़ से 12 या 13 फुट दूर थी। वहां पहुंचा तो भाग्यवश मैंने देखा कि रेतीली जमीन चट्टान के पीछे की ओर जा रही थी। ये चट्टान जिसके बारे में मैं इतनी बात कर रहा हूँ, उसे मैं एक विशाल स्कूली स्लेट कह सकता हूँ। नीचे की ओर 2 फुट मोटी और खड़ा करने पर उसकी लंबाई ठीक 90 डिग्री नहीं बनती। जैसे ही मैंने इस विशाल स्लेट को पार किया, मैंने दाएं कंधे से पीछे की ओर देखा। सीधे बागिन का चेहरा मेरे सामने था। मैं आपको स्थिति का स्पष्ट चित्र समझाना चाहता हूँ। चट्टान के पीछे का रेतीला क्षेत्र एकदम सपाट था। उसके दाईं ओर मुलायम स्लेट थी, 15 फुट ऊंची और थोड़ी बाहर को निकली हुई। उसकी बाईं ओर का मंजा हुआ किनारा, वो भी 15 फुट ऊंचा और कांटों वाली झाड़ियों से ढका हुआ, जबकि दूर तक फिसलन वाली चट्टान थी, पहले वाली जैसी जिससे मैं फिसला था। रेतीला स्थान तीव्र प्राकृतिक दीवारों से घिरा हुआ था। यह 20 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा था। इसी पर चारों पंजे फैलाकर बागिन लेटी हुई थी। उसके मुख पर मुस्कान थी, बिल्कुल एक कुत्ते जैसी, जिसका मालिक बहुत दिन के बाद आया हो। 2 विचार मेरे मन में आए। पहला ये कि यह मुझ पर निर्भर करता है कि पहला कदम मैं उठाऊं, और दूसरा विचार था कि इस प्रकार से कुछ करूं जिससे वो चेतन न हो या घबरा ना जाए। राइफल मेरे सीधे हाथ में थी और मेरी छाती पर सीधी रखी हुई। सुरक्षा बटन बंद था। बागिन की ओर लाने में गोल चक्र को 3/4 घुमाना पड़ता। राइफल को घुमाने का काम एक हाथ से बहुत धीरे से अदृश्य रूप से मैंने शुरू किया। जब वृत्त का चौथाई भाग पूरा हो गया और राइफल मेरी दाईं तरफ से संपर्क में आ गई, तो बाह को लंबा करना आवश्यक था। बाह पूरी सीधी करते ही राइफल का बोझ महसूस होने लगा। अब तो जरा सा आगे कर कर राइफल की दुनाली थी। बागिन अब तक मेरी ओर एकटक देख रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही खुशी भरी मुस्कान थी। राइफल को 3/4 वृत्त पूरा करने में कितना समय लगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी आंखें तो बागिन पर थी। मैं राइफल की दोनाली की हरकत को देख नहीं पा रहा था। लग रहा था कि मेरी बाह जड़ हो गई है और राइफल का वृत्त कभी पूरा ही नहीं होगा। खैर, वो किसी तरह से पूरा हुआ। ज्यों ही मैंने बागिन के शरीर की ओर निशाना साधा, तुरंत घोड़ा दबा दिया। राइफल चली। उसके सारे प्रमाण मेरे पास थे, फिर भी मैं एक बुरे सपने की पकड़ में था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि घोड़ा दबाने पर भी ऐन नाजुक क्षण में राइफल चलती ही नहीं। बागिन एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर रही, फिर धीरे धीरे उसका सिर फैले हुए पंजे पर गिर गया। उसी समय जहां गोली लगी थी, रक्त का एक फव्वारा फूटा। गोली ने उसकी रीढ़ की हड्डी को चोट पहुंचाई थी। उसके दिल के ऊपर के भाग को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। मेरे पीछे पीछे चलने वाले आदमी बागिन से अलग हो गए थे, क्योंकि बीच में एक बहुत मोटी चट्टान आ गई थी। वो एकदम रुक गए, और जब उन्होंने मुझे रुककर सिर को मोड़ते हुए देखा, अपनी सहज वृत्ति से उन्होंने जान लिया कि मैंने बागिन को देख लिया था। मेरे व्यवहार से भी उन्हें पता लग गया था कि वो पास ही है। माधो सिंह ने बाद में बताया कि वो चिल्लाकर मुझे बताना चाह रहा था कि मैं अंडे गिराकर दूसरा हाथ भी राइफल पर रख लूं। जब मैंने गोली चला दी और राइफल की नोक पैर पर रख दी, तो माधो सिंह ने जल्दी से आकर राइफल ले ली और मुझे भार मुक्त कर दिया, क्योंकि अचानक मेरी टांगें मेरे शरीर को संभाल नहीं पा रही थी। मैं गिरे हुए पेड़ पर जाकर बैठ गया। बागिन के पैरों का निरीक्षण किए बिना ही मैंने जान लिया कि यही चौगड़ की बागिन थी, जिसको मैंने अभी अभी सही शिकार क्षेत्र में भेज दिया है। उसने तेज कैंची जैसे दांतों से 64 मनुष्यों के जीवन के तार काट दिए थे। हालांकि वहां के निवासी इस संख्या को दुगना मानते हैं। शिकार का खेल जब तक उसके अपने हाथों में था, तभी उसने स्वयं अपने ही जीवन का धागा काट दिया। आप लोग जिन 3 चीजों को मेरे प्रतिकूल मानते हैं, वे वास्तव में मेरे अनुकूल थीं। पहला, मेरे बाएं हाथ में अंडे। दूसरा, मेरी हल्की राइफल। तीसरा, बागिन का नरभक्षी होना। यदि मेरे हाथ में अंडे नहीं होते, तो मेरे दोनों हाथ राइफल पर होते, और जब मैंने पीछे मुड़कर बागिन को इतना पास देखा, तो सहज वृत्ति से घूमकर मैं उसका सामना करता। अब तक मेरे स्थिर रहने से जो बागिन की छलांग तब तक रुकी हुई थी, वो निश्चित ही उसने मुझ पर मार दी होती। यदि मेरी राइफल हल्की नहीं होती, तो मैं जिस प्रकार से उसे धीरे धीरे आगे कर रहा था, जो कि उस समय की जरूरत थी, वो नहीं हो पाता। तीसरे, यदि बागिन मैन ईटर नहीं होती, तो अपने को घिरा हुआ पाकर बाहर की ओर भागती और रास्ते में से मुझे हटा देती। हटाने का मतलब जान लेना ही था। मेरे साथी,
एक लंबा चक्कर काटकर पहाड़ी पर गए, भैंसे को खोला और रस्से को संभाल लिया। आगे के आनंददायी उद्देश्यों के लिए मैं चट्टानों पर चढ़कर खड्ड तक गया और अंडे के वास्तविक स्वामी के लिए अंडों को वापस रख दिया। मैं स्वीकार करता हूँ कि अपने शिकारी भाई की तरह मैं भी अंधविश्वासी हूँ। एक वर्ष में 3 बार काफ़ी लंबे अरसे तक मैंने कोशिश की कि मैं इस बाघिन को मार सकूं, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ और अब अंडे उठाने के कुछ ही मिनट बाद मेरा भाग्य बदल गया। अंडे इस दौरान मेरे बाएं हाथ की हथेली में सुरक्षित थे। जब मैंने उन्हें चट्टान के इस छोटे से दबे हुए हिस्से में रखा, वो तब तक भी गर्म थे। आधे घंटे के बाद मैं उसी रास्ते से निकला तो अंडे गायब थे। वास्तव में वो अपनी माँ के नीचे थे। माँ उन्हें अपने पंखों में समेटकर से रही थी। नाइट जार चितकबरी चट्टान पर बैठी हुई अलग से दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसके रंग ऐसे घुल मिल गए थे कि परिवेश से उसे पृथक कर पाना कठिन था। भैंस महीनों की देखभाल से पालतू बन गई थी। वो कुत्ते की भांति पीछे पीछे आती थी, पहाड़ी पर से भागती हुई आदमियों के साथ चलने की कोशिश कर रही थी। वो बाघिन के पास गई, उसे सूंघा और रेत पर लेट गई। फिर संतोष से जुगाली करने लगी। हम सब एक मजबूत डंडे से बाघिन को बांधने में लग गए। मैंने माधो सिंह को बंगले पर जाकर मदद के लिए कुछ लोगों को लाने के लिए कहा। वो किसी भी कीमत पर नहीं माना। वो और उसका साथी नरभक्षी को उठाने का गौरव किसी से बांटने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने मदद करने को कहा तो उसने कहा कि बीच बीच में रुककर आराम करके बाघिन को ले जाना कठिन नहीं होगा। हम तीनों तगड़े आदमी थे। 2 को बचपन से ही बोझ उठाने की आदत थी। तीनों आदमी मेहनत का जीवन बिताने के आदी थे। फिर भी ये एक भागीरथ कार्य था। हम जिस मार्ग से जा रहे थे वो बहुत तंग और घुमावदार था। बाघिन को बांधने वाला डंडा इतना लंबा था कि बार बार सांस लेने के लिए रुकना पड़ रहा था। कंधों पर रखा हुआ डंडा दबाव डाल रहा था। उसके नीचे रखे हुए मोटे कपड़ों का पैड इधर उधर करना पड़ रहा था। हम सीधे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। रास्ते में रस भरी और कांटों की झाड़ियों में हमारे कपड़ों के टुकड़े फंस कर लटक गए थे। हमारी चमड़ी भी छिल गई थी। बहुत दिनों तक हमारे लिए नहाना पीड़ादायक था। सूर्य अब भी आसपास की पहाड़ियों पर चमक रहा था। 3 अस्त व्यस्त लेकिन प्रसन्न आदमी बाघिन को उठाए हुए पीछे पीछे आती हुई भैंस के साथ काला अगर जंगल में बंगले पर पहुंचे। उस शाम के बाद से अब तक कोई मनुष्य मारा नहीं गया, ना ही घायल हुआ। कई 100 वर्ग मील पर्वतों और घाटियों में 5 वर्ष तक चौगड़ की बाघिन का आतंक रहा था। पूर्वी कुमाऊं का नक्शा मेरे सामने टंगा हुआ है। मैंने उस पर एक और कांटा और तिथि अंकित कर दी है। कांटा काला अगर से 2 मील पश्चिम की ओर है और उसके नीचे तिथि है 11 अप्रैल 1930। बाघिन के पंजे टूटे हुए थे, मुख में कैनाइन दांत टूटे थे और जड़ तक घिसे हुए थे। इन दोषों के कारण वो मैन ईटर बन गई थी। इसलिए पहले आक्रमण में वो शिकार को मार नहीं पाती थी। बहुत बड़ी संख्या में मनुष्यों पर उसने आक्रमण किए। जब से मैंने उसके बच्चे को गलती से शूट कर दिया, तब से वो उसकी सहायता से वंचित हो गई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई हमारी कहानी। हमारी अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।